बच्चा कैसा होगा ये स्पर्म पे डिपेंड करता है या एक्स की क्वालिटी पे? एक बच्चा जो है वो केवल एक एग या केवल एक स्पर्म नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका रंग गोरा रहेगा या काला रहेगा या कैसा रहेगा, ये सब उसी में डिसाइड हो जाता है। ज्यादा मैटर क्या करता है कंसीव करने के लिए, एक्स की क्वालिटी या एक्स की क्वांटिटी? हर लड़की को जन्म से ही उसकी अंडे दानियों में कितने अंडे मिलेंगे ये तभी डिसाइड हो जाता है जब वो अपने मम्मा के पेट में होती है। कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को वजाइनल क्लीनिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए? किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, नथिंग। आईवीएफ से मनचाहे बच्चे पैदा होते हैं कि अगर आपको लड़का चाहिए तो लड़का हो जाएगा, लड़की चाहिए तो लड़की हो जाएगी। हम जो परफ्यूम्स लगा रहे हैं, लिप ग्लॉस लगा रहे हैं, नेल पेंट लगा रहे हैं, जो माइक्रोवेव में हमारे खाने गर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स एंड ऑल दिस पैराबेन्स, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये हार्मोन को डिसरप्ट करते हैं। और इससे इनफर्टिलिटी होती इससे है। इन्फर्टाइल और हमको पता भी नहीं चल रहा। क्या जिम जाकर सप्लीमेंट यूज करने से भी इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है मेल और फीमेल दोनों में? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही पेशेंस। मैं बहुत सारे लड़के देखती हूँ, इतनी इतनी मसल्स बनाई हुई होती हैं और स्पर्म एनालिसिस करो एकदम। और अगर किसी का स्पर्म काउंट कम है, हम्म। वो नेचुरली उसको कैसे इंक्रीज कर सकता है? देखो, कारण पे डिपेंड करता है हर चीज। बहुत से लोग नील स्पर्म काउंट वाले आते हैं, क्या जिनका स्पर्म काउंट नील होता है यानी जीरो है, उनका भी नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? अगेन काफी पहले पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के यूरिन से हम फर्टिलिटी को दूर करने के लिए इंजेक्शंस बनाते थे। जी। मेल्स को किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए प्राइवेट पार्ट्स की, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए? इंटरकोर्स के माध्यम से भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, लेकिन जो सबसे स्मार्टेस्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वो ही केवल एग को पेनिट्रेट करता है, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। क्या मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम होता है? आईवीएफ के प्रोसीजर में कहते हैं बहुत पेनफुल होता है। कितना पेनफुल है और कितना सेफ है? तो ऐसा क्या रीजन है कि जब पीसीओडी होता है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आईवीएफ के साथ साथ हम मेल और फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ और वेलनेस के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो अब तक की सभी वीडियो से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि मेल और फीमेल की सेक्सुअल वेलनेस को लेकर समाज में ओपनली बात नहीं होती है और लोग डरते भी हैं, शर्माते भी हैं और इसे अपनी प्रेस्टीज के ऊपर भी ले लेते हैं। इसलिए आईवीएफ और मैन और विमेन की सेक्सुअल हेल्थ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर रीमा सरकार जी। मैम से हम डिटेल में जानेंगे वो सभी बातें शायद जिनके बारे में आप अपने घर और समाज में बात करने से शर्माते हैं। मैम, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, थैंक यू। मैम, हम बहुत कॉमन है आजकल मेंस और वीमेंस की सेक्सुअल वीकनेस, और जैसे मैंने कहा कि लोग बात तो इस पर करते ही नहीं है, और जो करते हैं वो भी बहुत कम लोग हैं। लेकिन आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं जो प्रेगनेंसी के लिए है, आईवीएफ। और बहुत से लोगों को आईवीएफ के बारे में पता है क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है लोगों के पास एक ओपन सोर्स है जहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है सोशल मीडिया पर किसी भी हेल्थ की इंफॉर्मेशन के बारे में मोस्टली 95% चीज़ें फेक हैं, बस वो व्यूज़ के लिए हैं। तो आप एक बार डिटेल में ये बताइए आईवीएफ क्या है? हाँ, तो हिमांशु, आज तो बिल्कुल सही कहा कि आज बहुत कुछ सोशल मीडिया पे है। तो मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 2006 में पास आउट किया था मैंने एमडी, ऑलमोस्ट 18-19 इयर्स हो चुके हैं। सो आई रिमेम्बर प्योर आईवीएफ या प्योर फर्टिलिटी में काम करते हुए, पहले मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट थी, फिर मेरे को इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो अराउंड 9-10 इयर्स मुझे एक्सक्लूसिवली इन फर्टिलिटी पे काम करते हो गए हैं। और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। उस जमाने में आई स्टिल रिमेम्बर सिर्फ लेडी और उनकी सास या उनकी ननद या कोई भी साथ में एक लेडी साथ में आया करती थी, एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट, बहुत कम लोग आते थे। और हमें उनको इंसिस्ट करना पड़ता था कि भी हस्बैंड को भी साथ लेके आइए। सो वी हैव सीन चेंजेस इन द सोसाइटी। ये मेडिकल प्रॉब्लम से ज्यादा सोसाइटी की प्रॉब्लम है। इट्स अ टबू, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, है ना।
और सही समय पे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। सो हमने अभी भी, मुझे याद है, हम छोटे छोटे शहरों में जाते थे उत्तराखंड में बस करके, एंड वी यूज्ड टू पुट कैंप्स। हमने बहुत सारे लोगों को जानकारी देने के कैंप्स लगाए थे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर योर चैनल, आई एम सो हैप्पी फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कि आज आपके माध्यम से हम एक ही जगह पे बैठ के कितने सारे लोगों को शायद इकट्ठे ही समझा पाएंगे। ऑफ कोर्स द सिनेरियो हैज चेंज्ड। सो जहां आती है बात आईवीएफ की, आईवीएफ माने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ये क्या है? ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। क्या मतलब होता है असिस्टेड? जैसे कि वर्ड में ही पता है कि जिनको अपने आप से प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, जिन कपल्स को, उनको मेडिकल असिस्टेंट के माध्यम से हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रेगनेंसी दिलाने में उनकी हेल्प करते हैं। क्या ये सबके लिए सेम होता है? नहीं, सबके लिए सेम नहीं होता। सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती है तो सबका सोल्यूशन भी सेम नहीं होता है। सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से अगर आप मैं समझाऊं, अगर एक कपल है जिनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है ना, एग भी है महिला में, पुरुष में शुक्राणु भी है, लेकिन क्या है, फलोपियन ट्यूब्स का काम होता है कि उनको जब तक इनका मिलन नहीं होगा तब तक कि एक बच्चा या बीज की उत्पत्ति नहीं होगी। सो सिर्फ इस एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ये कपल कंसीव नहीं कर पा रहा। सो हम आईवीएफ में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं महिला को। कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये वही हार्मोन है जो महिला के शरीर के अंदर हर मासिक में आ ही रहे हैं नेचुरली। उन्हीं को वो छोटी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, हम उनको बड़ी मात्रा में इंजेक्शंस के रूप में उनको लगाते हैं। कितने इंजेक्शंस लगाते हैं? 10 से 12 इंजेक्शंस लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? ताकि हम उनके अंडेदानी में मौजूद जो कच्चे अंडे हैं उनको हम विकसित या मैच्योर कर लें। एक बार वो मैच्योर होते हैं तो हम उनको नीडल डाल के शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से ब्लड निकाल लेते हैं ना, ऐसे एक नीडल डाल के बाहर निकाल लेते हैं। अब मेरे पास महिला के अंडे आ गए, पुरुष के शुक्राणु को हमने बाहर ही लिया। कहाँ पर लिया? अपनी लेबोरेटरी में, वही कंडीशंस प्रोड्यूस करके जो शरीर में, महिला के शरीर में फलोपियन ट्यूब के अंदर कंडीशन होती है, वही हमने अपनी लेबोरेटरी में कंडीशंस प्रोड्यूस करके उन दोनों का मेल करा दिया। अब जो चीज अंदर नहीं हो रही थी शरीर में, हमने ट्यूब्स को बाईपास करके हमने वो बाहर, वो एक स्टेप जो नहीं हो पा रहा था कर दिया। बाकी जब ये बन गया तब हमने इसको वापस से महिला के गर्भ में ही रख दिया, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। सो ओवम पिकअप, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन 3 स्टेप्स के माध्यम से इन्हीं को आईवीएफ बोला। इन विट्रो में हमने इनकी हेल्प कर दी। आपने कहा कि लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसका तो आपने एक रीजन दे दिया कि कई बार फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, लेकिन और कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से एक फीमेल कंसीव नहीं कर पाती? जी, देखो, कारण काफी हो सकते हैं। जब आईवीएफ का स्टार्ट हुआ था तो वो ब्लॉक ट्यूब्स के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब इस फील्ड में और रिसर्च हुई तो कारण महिला में भी हो सकते हैं, पुरुष में भी हो सकते हैं और दोनों में भी हो सकते हैं। सो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के तथ्यों पे बात करूं, सो अराउंड 30% ऑफ केसेस केवल फीमेल कॉजेस होते हैं, 30% ही मेल होते हैं, ठीक है। 30% में दोनों में कंबाइन होते हैं, और 10% ऐसे भी कारण, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें सारे शुरुआती जांचें सब नॉर्मल आ जाती है, जिनको हम अनएक्सप्लेन बोलते हैं। सो महिला की अगर बात करूं तो पीसीओडी एक कारण हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कारण हो सकती हैं, ब्लॉक ट्यूब्स हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, डीओआर या डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व या प्रीमेच्योर मीनोपॉज, अंडों का कमजोर होना या कम होना या बिल्कुल ही ना होना, ये कारण हो सकते हैं महिला में। पुरुष में कारण कौन से हो सकते हैं? पुरुष में शुक्राणु ठीक से बन नहीं रहे हैं, या जो बन रहे हैं वो क्षतिग्रस्त है, मतलब या उनके नंबर्स या उनकी मैच्योरिटी या उनकी मोटिलिटी, उनमें प्रॉब्लम है या है ही नहीं। पुरुषों में ये कारण हो सकते हैं। फिर दोनों में सिवियर ओट्स, मतलब दोनों में कंबाइंड भी कई कपल्स में हमें देखने को मिलता है। आजकल पीसीओडी और पीसीओएस बहुत कॉमन है, और हमने अक्सर ये सुना है कि पीसीओडी की वजह से कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि जब पीसीओडी होता है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? देखिए, पीसीओडी आजकल आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस देख रहे हैं। पहले भी क्या ये नई बीमारी कोई आ गई? ऐसा नहीं है, पहले भी होती थी, लेकिन आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जो हम अपने घरों में अपने बच्चों को भी देखते हैं, या जो ये जेन जी आ गए हैं, सो इनमें अभी गैजेट्स हैं और
पढ़ाई भी इनकी उन्हीं से हो रही है, सो इनका जो लाइफस्टाइल हो गया है सेडेंटरी एक तरीके से हो गया है। और जो खाने के जो जिस प्रकार के हम लोग होल ग्रेन्स वाला फूड ज्यादा खाते थे, तो इनके फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा होते हैं। तो ये अक्सर अब लड़कियों में काफी कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट 30 to 20 to 30% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन। अब इस कंडीशन में होता क्या है, आप रैंडमली ऐसे ही किसी को पीरियड सही नहीं आ रही, बेबी नहीं हो रहा, आप पीसीओडी नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर सिंड्रोम है। इसमें क्या 2 या 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कि अगर आप में हार्मोनल इवैल्यूएशन करने पे अगर आपके एफएसएच और एलएच जो नॉर्मल बेसिक हार्मोन होते हैं, अगर उनमें एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, अगर ये है, अगर लड़की को सिम्टम्स हैं जैसे कि मासिक कम आना या बहुत देर देर में आना या फिर बिल्कुल ही नहीं आना, और उसके साथ साथ उसके पास हाइपर एंड्रोजनिज्म मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ज्यादा होने के सिम्टम्स हैं, जैसे कि शरीर पर अनचाहे बाल हैं या आवाज में भारीपन है या इवन मोटापा भी काफी सारे केसेस में। और तीसरा, अगर अल्ट्रासाउंड करने पर भी आपकी ओवरीज जो हैं वो पॉलीसिस्टिक मतलब जरूरत से ज्यादा अंडे हैं उनमें और उनका वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब एक नॉर्मल ओवरी के कंपैरिजन में वो भारी ओवरीज है जो कि हम तय मतलब पहले से तय किए हुए हैं पैमाने उससे ज्यादा है, तब हम बोलते हैं, जिनमें 2 में से इन 3 में से 2 कंडीशंस होती है, तब हम बोलते हैं लड़की को पीसीओडी है। तो क्योंकि एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और हमारा जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो बहुत हद तक के हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी लड़कियों में हार्मोन्स जिस मात्रा में होने चाहिए वो नहीं होते हैं। एंड सेकेंडली, इनके जो एग्स हैं अगर डेवलप नहीं हो रहे हैं हार्मोन्स की वजह से, अगर बीज ही नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पीरियड्स में भी और उनको फर्टिलिटी के भी इश्यूज होंगे। सेकेंडली, ऐसी लड़कियों के जो एग्स होते भी हैं उनमें जो जेनेटिक लेवल पे एरर्स हैं, जो डीएनए के एरर्स है, वो भी एक नॉन पीसीओडी लड़की के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनको कंसीव करने में दिक्कत आती है और इनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाती है। मतलब अगर एक्स की क्वांटिटी कम है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी? जी डेफिनेटली, मतलब हर किसी को प्रॉब्लम होगी, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसके लिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी चीज का रॉ मटेरियल कम है तो उसके बनने में, उसकी सप्लाई में कहीं ना कहीं कमी तो आएगी। हाँ आ सकती है, लेकिन ये कहा जाए कि पीसीओडी की हर लड़की को कंसीव करने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी मतलब ये टक टक टक, इट इज लाइक इट कैन बी माइल्ड ऑल्सो, इट कैन बी मॉडरेट ऑल्सो, इट कैन बी वेरी सिवियर पीसीओडी ऑल्सो। पर हाँ, अगर आपको मालूम है कि आपको पीसीओडी है तो आपको अगर प्रेगनेंसी भी नहीं आ रही है देन फिर वेट नहीं करनी है, सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो मतलब दोनों फैक्टर हो सकते हैं, एक्स की क्वांटिटी कम होने पर भी और एक्स की क्वांटिटी ज्यादा होने पर भी चांसेस है कि आप कंसीव ना कर पाओ। लेकिन मैम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक फीमेल की एग की क्वांटिटी कम होने लगती है? देखो, अब ये फैक्टर्स एक्चुअली जेनेटिक ही मोस्टली कहेंगे कि हर लड़की को जन्म से ही उसकी अंडे दानियों में कितने अंडे मिलेंगे ये तभी डिसाइड हो जाता है जब वो अपने मम्मा के पेट में होती है। अच्छा। क्योंकि जेनेटिक्स है ना ये, सो आपको किस टाइप की जीन आपकी बनावट के दौरान आप में एक्टिवेट हुई है, आप में नॉर्मल रिजर्व की जीन एक्टिवेटेड है या हाई रिजर्व की है या लो रिजर्व की है, ये तो तभी तय हो जाता है। आपका रंग गोरा रहेगा या काला रहेगा या कैसा रहेगा, ये सब उसी में डिसाइड हो जाता है। लाइकवाइज ये भी जेनेटिक है, राइट। सो हमेशा मतलब कम की तरफ ही नहीं, ज्यादा लाइक आई सेड हाई ओवेरियन रिजर्व भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ज्यादा मैटर क्या करता है कंसीव करने के लिए, एक्स की क्वालिटी या एक्स की क्वांटिटी? दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, वी कांट से कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट और दिस इज लेस इम्पोर्टेंट, पर अगर दोनों में से एक को चूज करना हो, इवन लेस लास्ट एग भी अगर किसी में बचा है लेकिन उसका डीएनए के एरर कम से कम है और उतने ही हैं जितने कंपैटिबल विद लाइफ है, तो आपका लास्ट एग भी प्रेगनेंसी दे सकता है। तो आपने कहा ना कि बहुत लोग किस तरीके के दिखेंगे ये जीन्स पर भी डिपेंड करता है, किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करता है? बच्चा कैसा होगा ये स्पर्म पे डिपेंड करता है या एक्स की क्वालिटी पे? ये ऐसे, काश ऐसा कुछ हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, या मॉर्फोलॉजी या फिनोटाइप जैसे हम कहते हैं। फिनोटाइप मतलब हमारी अपीयरेंस कैसी रहेगी, वो जीनोटाइप पे डेफिनेटली डिपेंड करती है, लेकिन जेनेटिक्स भी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स,
देयर इज समथिंग कॉल्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, सब चीज पे डिपेंडेंट है। और ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि मिश्रित रूप से ही हर चीज का इन्फ्लुएंस रहता है। अब जैसे हमने अपने परिवारों में भी देखा होगा, मैं ही मसलन, हम 3 भाई बहन है, मैं और मेरा भाई तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और मेरी जो बहन है वो नानी साइड है, हम दादी साइड है। हाँ। सो कौन से जीन एक्टिवेट हो रही है आप में, ठीक है, और आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अक्सर ही हम लोग घरों में मजाक नहीं करते, हम अपनी बहन को बोलते तू तो उगी थी। अच्छा। सो इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन, बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि अपीयरेंस डिसाइड होती है। जो लुक्स की बात आती है ना, मैंने बहुत से वीडियोस देखे और हम सोसाइटी में भी लोगों को देखते हैं और सुनते हैं, वो कहते हैं कि आईवीएफ से मनचाहे बच्चे पैदा होते हैं, कि अगर आपको लड़का चाहिए तो लड़का हो जाएगा, लड़की चाहिए तो लड़की हो जाएगी, और जैसा बच्चा चाहिए, जिस लुक का चाहिए, जिसके जैसा चाहिए, वैसे ही करेक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं। कितना पॉसिबल है? देखो, अगेन एक क्वेश्चन के एक आंसर के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। आप जो बात करें डिजाइनर बेबीज की, हाँ। सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अब इसको अगर मैं आंसर करने पे आऊँ तो इसको ब्रेक करेंगे। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, अगर आप पूछे कि क्या ये संभव है, तो टेक्निकली हाँ जी संभव है। ये बहुत सारी मेडिकल साइंस ने टेक्नोलॉजी आगे आगे डेवलप कर ली है, उसका यूज के साथ साथ मिसयूज भी साथ ही में आ जाता है। सो जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजीज भी हैं, जो क्रिस्पर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो पीजीटीए मतलब जेनेटिक एनालिसिस हम कर सकते हैं, जिससे कि सारा कुछ ये पता कराया जा सकता है। जो ट्रेट आपको चाहिए वो जीन रख लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। सो टेक्निकली अगर मैं कहूँ क्या ये पॉसिबल है, जी ये पॉसिबल है। पर क्या मैं बैठ के यहाँ पर कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। वाई? क्योंकि इन चीज़ों के जो ये ल्यूक्रेटिव होती हैं, लाइक आई सेड, इनके मिसयूज की भी बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं। और थैंकफुली हम सब रेगुलेटेड है, हम ऐसे सिविलाइजेशन में बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर लॉज हैं, उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, एथिकल इश्यूज होते हैं। सो हम अपनी मन मर्जी से इन चीज़ों को यूज या मिसयूज नहीं कर सकते हैं। सो हर कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं। जैसे कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज भी, आई नो, कैथोलिक्स हैं वहाँ पे, दे डोंट इवन अलाउ आईवीएफ, उनके लिए आईवीएफ भी सही नहीं है, ठीक है। कुछ एक डोनर एग से आईवीएफ अलाउ नहीं करते, सेल्फ एग से कर देते हैं। इसी प्रकार हमारी कंट्री लेट्स से बीच की है, माइल्ड है, दो दे अलाउ आईवीएफ और डोनर आईवीएफ भी अलाउ करते हैं, पर वो जेनेटिक एनालिसिस अलाउ नहीं करते हैं। सो अपनी कंट्री में एक लॉ है, एआरटी लॉ बोलते हैं हम इसको, ये 2022 जनवरी से मतलब पूरा एनफोर्स हुआ था। गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दिस लॉ। इसके तहत मैं या आप या कोई भी अपनी मन मर्जी से इस तरीके से कोई भी बच्चा बना लें, ये सब नहीं कर सकते हैं। इनके प्रॉपर रेगुलेशंस हैं, और उन लॉज को, रेगुलेशंस को मान के चलना जरूरी है, वरना सजा का प्रावधान भी है। अगर ऐसा सजा नहीं होती है, लॉ नहीं होता, तो शायद सबके बच्चे शाहरुख सलमान जैसे ही दिख रहे होते। कुछ भी कर ले, हाँ। इट इज गुड। मैम, आपने एक वर्ड यूज किया है, जेनेटिक एनालिसिस, हाँ। इसे समझाइए, ये क्या होता है? जेनेटिक एनालिसिस देखिए, जैसे मैं ठीक आपको दिखाई दे रही हूँ, आप मुझे देख के बोल सकते हो कि मैं हेल्दी हूँ कि नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैंने यहीं पर मेरे बैंडेजेस लगी हों, या मैंने कोई फ्रैक्चर दिख रहा हो आपको, तो आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये अनहेल्दी है, ठीक है। तो ऐसे एम्ब्रियोज का हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, उनको मॉर्फोलॉजी या चेहरे के बेसिस पे कैसे दिख रहे हैं के हिसाब से हम हेल्दी या अनहेल्दी कर लेते हैं। मतलब अगर एम्ब्रियो देखने में टुड़ा मुड़ा है और उसके न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो सही नहीं है, तो हम बोलते हैं ये अनहेल्दी है, इसकी ग्रेडिंग लो है, ये अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं ऐसे हेल्दी दिख रही हूँ, लेकिन व्हाट इफ आई हैव थैलेसीमिया, ठीक है। तो जब तक आप मेरे किसी सेल को टेस्ट करने के लिए थैलेसीमिया की जीन है या नहीं है, जब तक कि आप नहीं भेजेंगे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी एम्ब्रियो को भी चेहरे से, चाहे वो देखने में सही लग रहा है तो आपने उसका ग्रेड सही बोल दिया, लेकिन जब तक कि आप उसके अंदर की जीन्स को चेक नहीं करेंगे, क्रोमोसोम्स को चेक नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो इस प्रकार आज हम जिस ईरा में जी रहे हैं, इसमें जेनेटिक एनालिसिस संभव है। आईवीएफ के माध्यम से बच्चे को शरीर में रखने से पहले ही आप उस एम्ब्रियो में से एक सेल निकाल के, अगर कोई बीमारी है उस फैमिली में चल रही, जैसे कि मैंने थैलेसीमिया बोला, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी है, या कुछ एन्यूप्लॉइडीज या कुछ ट्रांसलोकेशंस होती हैं, अबॉर्शंस के कुछ, डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन, ठीक है। इन सब की जीन्स को आप पहले से चेक करके, उसके बाद जो नॉर्मल एम्ब्रियो है जिसमें ये सारी जीन्स अफेक्टेड नहीं है, उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर आप कर सकते हैं।
मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर या कोई ऐसी बीमारी है जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, तो ऐसे पेरेंट्स में हम आईवीएफ के थ्रू एक हेल्दी बेबी दे सकते हैं। आई विश अब ये एक लेट्स से आइडियल वर्ल्ड हो जाएगा। ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस अभी इतना भी आगे नहीं पहुंची है। जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं या जो सिंगल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनको तो हम फिर भी अभी भी ढूंढ सकते हैं, उनके लिए टेस्ट बने हुए हैं। लेकिन जैसे आपने डायबिटीज बोला, डेफनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई, ये एक जीन के साथ रिलेटेड नहीं है। इनके लिए इनकी इनहेरिटेंस पॉलीजीनिक है, बहुत सारी जीन्स हमारे अंदर हो सकती हैं, वो सारी की सारी आइडेंटिफाइड नहीं है। प्लस इनकी एपिजेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर भी ऐसी बीमारियों में काम करते हैं। सो अभी भी हम डायबिटीज हाइपरटेंशन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हाँ, रिसर्च ऑनगोइंग है, आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो जरूर, क्यों नहीं। आईवीएफ के प्रोसीजर में कहते हैं बहुत पेनफुल होता है, कितना पेनफुल है और कितना सेफ है? देखो, पेनफुल मेरे हर पेशेंट ने, मैं जितने से मिलती हूँ सबका पहला या आखिरी सवाल तो जरूर होता है उठते उठते, मैडम पेन कितनी होएगी। जाहिर सी बात है, इसे कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, है ना, कि जब तक हमने कर नहीं लिया तब तक के हमको एक ह्यूमन नेचर है कि एक दिमाग में एक डर रहता है, राइट। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को भी ये समझाती हूँ कि आईवीएफ फिजिकल से ज्यादा ना मेंटली पेनफुल है। मतलब इतना परेशान, आपको स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कपल्स। लेकिन अगर आप कहें तो इंसुलिन के टीके देखे आपने, हाँ। डायबिटीज में जैसे लगते हैं, उतने छोटे छोटे नीडल्स वाले इंजेक्शंस होते हैं, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं, मतलब जिसको लग रहे हैं ऑफ कोर्स उसको लगेगा, बट ऐसा फिजिकली बहुत आप कर ही नहीं सकते, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। कोई टीका या कोई ऐसा चीरा आ जाएगा या टांके लग जाएंगे, ऐसा कोई प्रोसीजर इसमें नहीं होता है। अच्छा, सो तो इंजेक्शन सेफ है। लगते हैं, हाँ। सेफ की बात अगर कहें, देखिए, आजकल जो हम इंजेक्शंस यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे अपने सेल्स से ही वो बनाए जा सकते हैं। तो जो हार्मोन्स हमारे अंदर हैं उन्हीं से इंजेक्शंस बन के आ रहे हैं। तो ऐसे कोई बहुत मेजर कोई मतलब कोई परमानेंट डैमेज हो गई या कोई ऑर्गन खराब हो गया या डेथ हो गई, ऐसा हमको देखने में नहीं मिलता है। ज्यादातर साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, पेशेंट को उल्टी लग रही है या अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ गया, दीज आर द साइड इफेक्ट्स दैट वी सी। आपने स्टार्टिंग में कहा था हम 10 से 12 इंजेक्शंस देते हैं जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और ये भी कहा था आपने कि वही हार्मोन्स है जो इंसान की बॉडी के अंदर बन रहे हैं। यस। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो नेचुरली बन रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो आर्टिफिशियल हार्मोन है। तो आर्टिफिशियल हार्मोन देना क्या सेफ रहेगा? देखो, आर्टिफिशियल हार्मोन तो नहीं कहूंगी मैं उसको, अगेन उसको बनाने की प्रक्रिया पे है। आपने भी सुना होगा ना कि कहीं पर तो आईवीएफ कहते हैं 80,000 में ही हो गया, और कहीं हमारे यहाँ पर भी जैसे 1.5 से 2 लाख का खर्चा आ जाता है। ऐसा इतना फर्क क्यों है ना। तो ये एक्चुअली आईवीएफ का जो मेन खर्चा होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इंजेक्शन उसमें यूज कर रहे हैं। सो इनिशियली जब आईवीएफ आया ही आया था, तब हम यूरिनरी प्रोडक्ट्स, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन थी, उनके यूरिन से हम एचएमजी नाम का ये हार्मोन सेपरेट करके उसको यूज करते थे, ठीक है। तो है तो नेचुरल सोर्स ही, कोई केमिकल से नहीं बना है, सो वी कांट कॉल कि ये नेचुरल नहीं है। लेकिन ये बहुत प्यूरिफाइड नहीं होते थे, मतलब कि सिर्फ हार्मोन आ गया, इसके आजू बाजू के मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसा नहीं होता था। प्रोटीन्स भी आ जाती थी और मॉलिक्यूल भी आ जा, तो उनसे पेशेंट को साइड इफेक्ट्स लग सकते थे। लेकिन जैसे जैसे अब 40-45 साल बीत चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को आए हुए, जैसे कि मैंने कहा कि अब डीएनए से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन डीएनए से ही बना लेते हैं। तो जो हार्मोन जितना मेरे में नॉर्मल साइकिल में, नेचुरल साइकिल में साइड इफेक्ट देता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन और ब्लोटिंग की फीलिंग, वैसे इनसे आते हैं। सो दे आर नॉट सिंथेटिक, दे आर नेचुरल ओनली। लेकिन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के इंजेक्शंस आपको महंगे जरूर पड़ेंगे, थोड़े से 19-20 का फर्क जरूर पड़ेगा, बट दे आर वेरी सेफ अपनी बॉडी के लिए भी, और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, पता ही नहीं चलता एक्चुअली। मतलब काफी पहले पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के यूरिन से हम फर्टिलिटी को दूर करने के लिए इंजेक्शंस बनाते थे। जी। तो ये बात थोड़ी लोगों को सुनने में भी अजीब लगी। लगती है जी, आयरॉनिकल लगती है। तो अब नहीं बनते ये? नहीं, अभी भी बन रहे हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज अभी भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट से टेक्नोलॉजी है। फोन तो आईफोन भी बन रहा है और हर तरह का फोन बन रहा है, ऐसे मार्केट में हार्मोन्स तो हर तरीके के ही हैं। अब कुछ लोग उसको यूरिनरी प्रोडक्ट्स यूज करके सस्ते में आईवीएफ साइकिल कर देते हैं,
कुछ लोग जो कंप्लायंस, अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको कंप्लायंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो दे कांट यूज प्रोडक्ट्स लाइक दिस, उनको ज्यादातर डीएनए रिकॉम्बिनेंट यूज जैसे करना मार्केट में मेडिसिन तो बहुत सारी आती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी की यूज करते हैं। प्यूरिफाइड। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसी टाइप की मेडिसिन फर्टिलिटी के लिए लोग बना रहे हैं जो एक पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के यूरिन से बनती है। या मतलब हाँ, वो भी है मार्केट में, ये भी है। अब आपकी हम्म। चॉइस है कि ये अगेन जानकारी नहीं है ना लोगों को हम्म। अपनी। देखो जहाँ हम रहते हैं इंडिया में, मैं भी इंक्लूडिंग मी, मैं भी वही, हाँ, हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कितने का है, कितने का है। कितने का है, ठीक है। द एक्चुअल क्वेश्चन शुड बी कि कितना सक्सेस आ जाएगा अगर मैं करती हूँ और मेरी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। दीज शुड बी द रियल क्वेश्चंस, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉस्ट के साथ साथ ये भी पता करो। अभी हम खाने में ऑर्गेनिक पूछने लगे हैं, हाँ। है ना, कि कितना सेफ है, कितनी मिलावट है। तो ये चीजें जो अपनी ड्रग्स लग रही हैं, इनका भी आप पता करिए ना। सो तो ये बात भी बहुत जरूरी है कि हमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। लेकिन मैम एक वर्ड आता है ना, जैसे आईवीएफ तो आपने बता दिया, एक प्रोसीजर है आईसीएसआई। हाँ, आईवीएफ और आईसीएसआई में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? सो हम उसको इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। व्हाट डज दैट मीन? आईवीएफ मींस एग और स्पर्म को हमने शरीर के बाहर मिला दिया। अब वो कैसे मिला दिया? हम एक डिश में एग्स रख लेते हैं, उसी के ऊपर स्पर्म डाल दिया। तो जैसे नेचुरल सिलेक्शन में होता है, मतलब नॉर्मल इंटरकोर्स के माध्यम से भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, लेकिन जो सबसे स्मार्टेस्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वो ही केवल एग को पेनिट्रेट करता है, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। सो इसी तरीके से जब हमने आईवीएफ भी किया, तो जिन पुरुषों में कोई स्पर्म का कोई डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ आईवीएफ महिला के कारणों से हो रहा है, उसमें भी हम एग सेपरेट करके उनमें स्पर्म्स ऊपर से डाल देते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन से, वही उन एग्स को पेनिट्रेट करता है, उन्हीं से फर्टिलाइजेशन होती है। इक्सी उन पुरुषों के लिए है जिनका स्पर्म का काउंट बेहद कम है, 10 मिलियन या उससे भी कम है, और उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, उनका जेनेटिक फ्रेगमेंटेशन भी ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स के जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स के साथ रख भी दो, लेकिन एग्स को भेज ही नहीं पाते हैं। तो फिर हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक एक स्पर्म को एक एक इंजेक्शन में भरा और एक एक एग में हमने खुद ही इंजेक्ट कर दिया, ताकि ये वेस्ट ना हो, ताकि इनकी फर्टिलाइजेशन इनकी भी कराई जा सके। सो इसको हम आईसीएसआई कहते हैं, जो कि सिवियर मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में यूज होती है। और दोनों का प्राइस क्या सेम रहता है? हमने सेम रखा है, हमारे हॉस्पिटल में सेम है। कई लोग सेम भी रखते हैं, कई लोग डिफरेंट, बिकॉज इक्सी मशीन बहुत महंगी होती है। सो उसके लिए कई लोग डिफरेंट भी रखते हैं। आज के टाइम में लोगों को आईवीएफ करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम 15, 20 या 25 साल पहले की बात करें, लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे भी होते थे, तब भी वो इतने हेल्दी रहते थे जितने आज की फीमेल एक बच्चा होने के बाद भी नहीं रह पाती। तो क्या रीजन है कि आज के टाइम में आज की जनरेशन की बॉडी कंसीव नहीं कर पा रही है बच्चे को? देखो ये तो ना बहुत ही जिसे कहते हैं ब्रॉड क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज लाइफ हैज चेंज सो मच, लाइफ स्टाइल हैज चेंज सो मच। अब तुम और मैं ही देखो, मतलब जो चीज पहले हाथ से कपड़े धोते थे वो अब वॉशिंग मशीन में डाल के आ जाते हैं, ठीक है। और तो ड्रायर भी लगा दिया कि बाहर जाके सुखा के झाड़ के सुखाना भी ना पड़े, ठीक है। धूप में नहीं जाना तो विटामिन डी की कमी आ गई। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, होल ग्रेन्स नहीं है, ठीक है। हर तरह की न्यूट्रिशन हमारे में नहीं जा रही है। रात को थक हार के जाते हैं तो नेटफ्लिक्स से रात भर फिर मैंने बिंज वॉच किया, रात भर बैठ के रील्स इंस्टा पे स्क्रॉल करी। सो हमने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक उस चक्कर में से हमारा जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन हॉर्मोन्स। एंड हॉर्मोन्स के लिए ईश्वर ने बड़ा अच्छा बायोलॉजिकल क्लॉक फिट कर रखा है हम सबकी बॉडीज में। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज हॉर्मोन्स जो है वो रात की अच्छी स्लीप के साथ रिलेटेड है और उसी दौरान में सिक्रीट होते हैं, जिसको तो हमने खुद ही ब्लू लाइट से और रात भर जाके हमने खुद ही उसको डिसरप्ट कर लिया, ठीक है। डाइट हो गई, फिर सबको भाग दौड़ के दूर के नौकरियां करने जानी है, बिकॉज दे आर हाई पेइंग, ठीक है। सो पहले जमाने में लाइफस्टाइल में कहाँ पे हम 18-19 में शादी हो जाती थी, 20 पे पहला बच्चा हो जाता था, 24-25 पे सेकंड बेबी होता था। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 30 की उम्र तक तो हम ट्यूबल लाइगेशन करते होते थे जी। और आजकल तो 30 पे शादी हो रही है, देन दे आर थिंकिंग ऑफ यू नो कि अब ठीक है, अब मे बी फैमिली भी प्लान करनी है, या उससे पहले करियर भी आता है। So all these societal changes, everything that has happened broadly,
इज एंड देन सो मेनी एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसरप्टर्स। ये चीज मेरे को जरूर बोलनी है। हम जो परफ्यूम्स लगा रहे हैं, लिप ग्लॉस लगा रहे हैं, नेल पेंट लगा रहे हैं, जो माइक्रोवेव में हमारे खाने गर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स एंड ऑल दिस पैराबेन्स, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये हार्मोन को डिसरप्ट करते हैं और इससे इनफर्टिलिटी होती है। और हमको पता भी नहीं चल रहा। सो जो हम लाइफस्टाइल तो हमारा खूबसूरत हो गया, लेकिन इसका जो हर्जाना हम भर रहे हैं वो अभी आधों को पता ही नहीं। लैपटॉप्स, मतलब मेरे घर में खुद लड़के हैं, छोटे छोटे टीनेजर्स हैं, सारा टाइम गेमिंग करते रहते हैं यूं यूं लग के। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रोड्यूसिंग रेडिएशंस। ये जो 4G 5G ये सारे फोन्स हैं हमारे, कहाँ रखते हो फोन? पॉकेट में। सो लैपटॉप कहाँ रखते हो? लैप पे। सो लाइफस्टाइल, ऑल ऑफ दीज चेंजेस कंबाइंड, आई एम नॉट सेइंग एक फैक्टर है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन देखो, रिजल्ट इज इनफर्टिलिटी। तो मतलब पॉकेट में मोबाइल रखने से भी इनफर्टिलिटी होती है? सिर्फ एक पॉकेट में मोबाइल रखने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी ऐसा करेक्ट नहीं है। लाइक आई सेड, कंबाइंड सब फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन हाँ, पॉकेट में आप गोनेट्स के कितने पास रख रहे हो आप, अपनी सारी जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसमें डिस्टेंस में फर्क तो पड़ेगा ही ना। हाँ, लैपटॉप का भी पड़ता है। लैपटॉप का भी पड़ेगा। मैम बचा क्या? फिर वो जो टाइट क्लोथिंग है, सी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि उसको 1 डिग्री एटलीस्ट अपने कोर बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, वरना भगवान ने सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे अंदर डाले हैं। एक ही ऑर्गन है जिसको एक्सटर्नल रखा है, ठीक है। वाई? बिकॉज अगर वो टेम्परेचर लोकली बढ़ गया तो फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आजकल के बच्चे क्या है, टाइट क्लोथिंग बचपने से, ठीक है, सब कुछ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे किस तरीके के कपड़े पहनते थे? खुले खुले, लूज, कॉटन, ठीक है। अभी सिंथेटिक है, टाइट है, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉकेट में वो रख लेने से नहीं होता, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जब आप कंबाइन कर रहे हो तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर रहे हो। लाइकवाइज इन गर्ल्स, सो मेनी गर्ल्स, यंग गर्ल्स आर गोइंग टुवर्ड्स मेकअप और कॉस्मेटिक्स और हेल्थ, स्किन हेल्थ के नाम पे इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हाँ। जिसको हमें पता ही नहीं है उसके अंदर क्या क्या है, बस ऑल वी आर लाइक फैंटेसाइजिंग इज ग्लोइंग स्किन। मतलब कॉस्मेटिक्स यानी स्किन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लिप ग्लॉस, नेल पॉलिश, परफ्यूम्स, जेब में मोबाइल रखना या लैप पे अपने लैपटॉप रखना, और टाइट कपड़े पहनने से, चाहे वो टाइट जीन्स हो, टी शर्ट्स हो या कुछ भी हो, प्रोसेस्ड फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ? इन सब से इनफर्टिलिटी होती है। अभी क्यों हो रहा है कि सभी की एमएच, छोटी छोटी लड़कियों के इतने कम होते हैं, छोटे छोटे एज के लड़कों के स्पर्म हमको नॉर्मली नहीं मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड ओवर दीज 10-20 इयर्स। मतलब हमने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के चक्कर में शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। अब वो क्या करें, पहले तो अपने लिए नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव एवरीवन इज वाइजर, नाउ वी आर वाइजर। अभी भी रोक लो, अभी भी देख लीजिए। मतलब ये तो वो चीज है जिसका हम डेली यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में शायद पता है, लेकिन फिर भी अपनी आदतों को बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी आदतें हर किसी को सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, चाहे वो कितनी भी गलत हो। जीना भी तो है ना, इसी दुनिया में जीना है। जीना भी तो है। मैम एक रीजन मुझे ये भी लगता है, जैसे यूट्रस आजकल हेल्दी नहीं है, कंसीव करने के लिए हेल्दी यूट्रस कितना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। कोई भी नई पौध जिसे कहते हैं आने के लिए बीज अच्छा होना चाहिए, मिट्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए, हाँ। और वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। कोई भी एक चीज, कोई भी बहुत अच्छी भी हो, लेकिन दूसरी अगर वीक है तो नहीं आ पाएगा। सो यूट्रस हमें बेसिकली मिट्टी का काम करता है। यूट्रस की भी इनर मोस्ट जो लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर जाके उस बीज ने अपनी रूट्स बनानी है और 9 मंथ्स तक के वहां रहना है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंडीशन जो यूट्रस की हेल्थ को, एंडोमेट्रियम की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो प्रेगनेंसी आने में ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है। कैसी कैसी कंडीशंस हो सकती हैं? इन्फेक्शंस हो गई जैसे जो एंडोमेट्राइटिस कर रही हैं, ठीक है, रिपीटेड डीएनसीज, मतलब अंदर से सफाई जिसे कहते हैं, हम आमतौर पे कह देते हैं, अगर वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में हो रही है, कोई भी प्रोसीजर जो कि इन्फेक्शन डाल रहा है अंदर, उन सबसे यूट्रस की हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। तो हाइजीन कितनी जरूरी है एक कंसीव करने के लिए, या किसी भी मेल और फीमेल की
सेक्सुअल हेल्थ के लिए प्रॉपर हाइजीन कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए दोनों तरफ से है मार पड़ रही है अब इसमें, ठीक है। अगर कम हाइजीन है, ऑफ कोर्स वो तो किसी को भी बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक मतलब कॉमन सेंस की बात है कि इफ इट्स नॉट हाइजीनिक इट इज प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस, तो आपका नॉर्मल ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा, राइट। सेकेंडली आई हैव सीन अदर साइड ऑल्सो कि भी हमने सुना था कि भी मुझे ऐसे लगता था डर्टी है डर्टी, एंड आई क्लीन्ड इट विद दिस एंड डेटॉल से और उससे सब चीज़ों से मैं क्लीन करती रहती हूँ। आई डील विद मोर विमेन पेशेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो वो भी सही नहीं है। आप नेचर को नेचर पे छोड़ दीजिए, बस बेसिक हाइजीन का ध्यान रखिए। ओवर क्लीनिंग से क्या होता है, जो आपके नेचुरल बैक्टीरिया, ईश्वर ने बड़ा बढ़िया शरीर बना के भेजा था, सिस्टम बड़े बढ़िया लगाए थे, ठीक है। जो सारे बैक्टीरिया खराब थोड़े ना होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कमेंसल्स होते हैं, मतलब फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो रिक्वायर्ड है, जो फाइट करते हैं हमारे बिहाफ पे कोई भी इन्फेक्शन आती है तो। अगर हम ओवर क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, ओवर एंटीबायोटिक्स खाएंगे, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया अच्छे वाले भी खत्म हो जाते हैं। सो ऑल्टर्ड बैक्टीरियल जो नॉर्मल फ्लोरा है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। तो इससे मैं थोड़ा और डिटेल में पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को वजाइनल क्लीनिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए? किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, नथिंग, ओनली आर्म सोप एंड वाटर, दैट्स इट, नथिंग। ये जो नए नए फ्रेग्रेंसेस आ गए हैं, ये हाइजीन वो हाइजीन, नथिंग एट ऑल। अगर कोई यूज करता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? यही नुकसान हो सकते हैं, दैट दीज हैव हार्मफुल केमिकल्स जो आपके नॉर्मल फ्लोरा को डिसरप्ट करता है और उल्टा जो नॉर्मल एंडोक्रिनोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी खराब कर सकता है। सो नहीं यूज करने चाहिए। तो इससे आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं डेफिनेटली, और कंसीव करने में प्रॉब्लम भी हो प्रॉब्लम सकती भी है। हो सकती है। लेकिन मैम ये तो वीमेंस की बात होगी, फीमेल्स की बात होगी, क्योंकि इन तरीके के प्रोडक्ट ज्यादातर वही यूज करते हैं। और मेल्स में हमने देखा है, मेल्स का क्या तो बोलते कहते हैं कि हम तो डेली नहाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है हाइजीन मेंटेन करने की। तो मेल्स को किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए प्राइवेट पार्ट्स की, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए? See, actually, just being mindful कि आप बस regularly clean अपने garments पहनो, अपने clean undergarments पहनो, that is enough. No need of using all those razors and everything. Just clippers are enough. जितना आप close shave करोगे उतना folliculitis और local infections के chance रहते हैं. So just keeping your undergarments clean is good enough. Use soft material, cottons, avoid synthetics. That's enough. और कई लोग तो बहुत से स्प्रे यूज करते हैं, हेयर रिमूवल स्प्रेज, वो No, जितनी चीजों में खुशबू है, हाँ they have chemicals, ठीक है, और वो केमिकल्स आपको नुकसान करेंगे। क्यों, हमारे तो फोर फादर्स तो कभी ये सब नहीं यूज करते थे, उनके स्पर्म काउंट्स हमेशा हेल्दी थे। हाँ। हम ही ने क्या कर लिया है। सो जेनिटल्स आर नॉट सपोज्ड टू हैव नाइस फ्रेग्रेंस, दे वो जो बैड अरोमा है वो किस चीज की है, वो नॉर्मल बैक्टीरिया की है। लेट इट बी, स्टे नेचुरल। हाँ, दैट डजंट मीन कीप इट डर्टी, बट जस्ट keep it clean with normal soap and water, keep it dry, keep it aerated, हवा लगनी चाहिए, that's it, enough. आजकल एक ट्रेंड बढ़ा है, जैसा आपने स्टार्टिंग में भी कहा था, हम पहले कॉटन ज्यादा पहनते थे, लूज ज्यादा पहनते थे, अब सिंथेटिक बढ़ गया है। लेकिन आजकल लोग अंडर गारमेंट्स भी सिंथेटिक या पॉलिस्टर वाले पहन रहे हैं, उसके नुकसान क्या है? ये नुकसान है सर, जितना आप ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं होगा उतना ही आप नेचुरल उसकी वेंटिलेशन हवा की वहीं पे। सी जेनिटल्स आर नेचुरली वेट एरियाज एंड वार्म भी होते हैं, तो ऐसी जगहों को तो बैक्टीरिया और सारे फंगाई ये सारे वही ऐसी जगहें तो ढूंढते हैं, जट से इन्फेक्शन होती है। तो इसलिए ऐसे कपड़े पहने जाए जिसमें प्रॉपर ब्रीदिंग हो, ब्रीदेबल हो, फैब्रिक्स, कॉटन, लिनन्स। आजकल लोगों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस तो होती ही नहीं है। सुबह बेड से उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर ऑफिस जाके चेयर पे बैठते हैं या सोफे पे, और फिर वापस गाड़ी में बैठ के घर वापस आ जाते हैं। यानी बेड से शुरू होके पूरी लाइफ चेयर और सोफा, फिर बेड पे वापस आ जाती है। राइट। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी यूट्रस अनहेल्दी हो जाता है? सिर्फ यूट्रस ही अनहेल्दी हो जाता है ऐसा नहीं है। अब आप
समझिए दोनों तरफ अगेन ये भी दो धारी तलवार है। जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, और जो अवेयर है वो इतनी ज्यादा करे दे रहे हैं कि वो अपनी बॉडी को बिल्कुल अब्यूज भी कर रहे हैं। मतलब ज्यादा करने से भी एक्सरसाइज नुकसान है। हर चीज मॉडरेशन में होती है, ठीक है। अब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ साथ एक तो बोन हेल्थ जो है उसके अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो उनको एक्टिवेट करने के लिए उसको एक्टिविटी में मेंटेन करने के लिए वेट बियरिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। सो एवरी गर्ल एवरी मैन शुड हैव दिस, ताकि आपका एक तो जो बोन मास है वो अच्छा रहे, मसल मास अच्छा रहे, ताकि वो प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म कर सके, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना आए। प्लस जब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अब हम इस एसी कमरे में बैठे हैं, वेयर इज द सनलाइट? सो जो नेचुरल चीजों हमको जो विटामिन डी जो मिल रहा है, विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर हर हार्मोन के मेटाबॉलिक साइकिल में रिक्वायर्ड है, और अगर वो कम है तो हर हार्मोन का मेटाबॉलिक साइकिल इफेक्टेड है। सो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, बट वंस यू आर ओवर एक्सरसाइजिंग दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आप अपनी बॉडी को इतना अब्यूज कर रहे हो, मसल को आप रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे हो, तो दोनों तरफ ही इट्स नॉट गुड। और जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको सप्लीमेंट्स चाहिए। क्या जिम जाकर सप्लीमेंट यूज करने से भी इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है मेल और फीमेल दोनों में? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही पेशेंट्स में बहुत सारे लड़के देखती हूँ, इतनी इतनी मसल्स बनाई हुई होती हैं, और स्पर्म एनालिसिस करो एकदम। सो देखो, सप्लीमेंट्स जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, अगेन ये एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। सब सप्लीमेंट्स खराब होते हैं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैं एक चीज जो बोलना चाहूंगी, जब हम इवन जो कॉस्मेटिक्स की भी बात कर रहे थे, हम लोगों को आदत नहीं है अपने फूड प्रोडक्ट्स में, अपने कॉस्मेटिक्स में, अपने सप्लीमेंट्स में उठ के पढ़ो वो क्या है, रिसर्च करने की हम इंडियंस को आदत नहीं है। उनके प्रोडक्ट्स पढ़ो वो क्या है, क्या आपको हार्म कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ दीज प्रोटीन पाउडर्स और द अदर सप्लीमेंट्स हैव टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स इन देम। क्यों? टेस्टोस्टेरोन क्या? बल्क फॉर्मिंग हार्मोन है, ठीक है। जिनको बेचना है उनका तो तभी बिकेगा ना, जैसे लिया तो बल्क बन गया मसल का, ठीक है। सो वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं, और इफेक्ट एकदम से दिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप वो टेस्टोस्टेरोन किसी हेल्दी मेल को दोगे, तो उसका पूरा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, जो हार्मोनल एक्सिस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसका नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रहा है वो अफेक्ट हो सकता है, टू द एक्सटेंट कि अगर ये महीनों सालों तक आप अब्यूज करते रहे। हमने 0 नील काउंट भी देखे हैं लड़कों के, 0। अब वो भी ऐसे लोग जो प्रॉपर जिम जाके रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि बॉडी है। लाइक आई सेड, सो मेनी पीपल वी सी लड़के हेल्दी एकदम, मतलब 27-28 साल के, एंड दे हैव गुड मसल फ्रेम, बट जैसे स्पर्म देखने जाओ, फिर हिस्ट्री लेते सारी पता लग जाता, दिखाइए क्या ले रहे थे आप। सो केवल इतनी आदत डाल लो कि जो आप ले रहे हो सप्लीमेंट्स, उसको पढ़ना देख लो, कि उसको पढ़ लो कि उसके अंदर क्या क्या है। मैंने तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं। सी, अब मिस यूज तो हर चीज का ही हो रहा है ना, मतलब देखो अगेन ये इमोशनल चीज है, ठीक है। वल्नरेबल होते हैं यंग लड़के जो होते हैं, अच्छा दिखना है, टू हाँ लुक गुड, राइट। देयर इज नो हार्म इन लुकिंग गुड, ठीक है, बट थोड़ी मेहनत करो उसके लिए, डोंट यूज शॉर्टकट्स। Okay, I'm not saying again all supplements are bad, just be mindful कि आप अपने जो क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। मतलब खाने से पहले सोचिए आप क्या खा रहे हैं, देखिए उसके ऊपर रिसर्च करें। क्योंकि कपड़े लेने से पहले जब हम 10 शॉप्स में घूम सकते हैं, हाँ, खाना खाने की चीजें लेने से पहले हम 10 जगह क्यों नहीं देख सकते। और फिर जो दवाएं हम देते हैं उसके लिए पूछते हैं डॉक्टर, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। मैंने बहुत देखा है, कभी आप जिम जाओ तो वहाँ पे पहले पीछे पड़ जाता है कि आप सप्लीमेंट लो, सप्लीमेंट लो। और मैंने साथ वाले बहुत लोग देखे जो कई टैबलेट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो स्टेरॉइड की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी रिसर्चेज आई हैं सब यही कहती है, इंडिया के अंदर मोस्टली जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स या जिम सप्लीमेंट्स, वो 70% से ज़्यादा मिलावटी है, एडल्ट्रेशन है, और इस लेवल का एडल्ट्रेशन है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। और ज़्यादातर में तो स्टेरॉइड मिलता ही है। तो क्या ये स्टेरॉइड हमें इनफर्टाइल कर सकता है? डेफिनेटली, लाइक आई सेड, स्टेरॉइड इज आल्सो लाइक टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड ना। स्टेरॉइड में ही सारे ये हार्मोन्स आते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड है। सो ये स्टेरॉइड जो है अपने हार्मोनल एक्सेस को डिस्टर्ब करते हैं।
अब अगेन सारे जिम्स ऐसे करते हैं ऐसा नहीं है, हाँ। ठीक है, हर तरफ गुड भी होता है बैड भी होता है। लाइक आई माई सेल्फ यूज टू वर्क आउट एंड आई हैड अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर जो मुझे खुद ही सिखाते थे कि देखो ये चीज आप ले लीजिए बट ये चीज आपको हार्म कर सकती है। सो आपको खुद भी अपना जस्ट किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है, आप अपनी रिसर्च खुद रिसर्च करो। और आजकल तो चैट जीपीटी वाला इजीली बता देता है, हाँ, फोटो से ही बता देगा। बैठे बिठाए। तो मैम ये भी एक फैक्टर है। लेकिन कई लोग हमने ऐसे देखे हैं या कई फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें लाइफ में कभी पीरियड्स ही नहीं आए या उनका यूट्रस ही नहीं है। ऐसे केसेस में वो कैसे कंसीव कर सकती हैं? हाँ, बहुत ही अगेन इमोशनल टॉपिक है ये। सो पीरियड ना आना इज इक्वल टू यूट्रस ना होना हमेशा नहीं होता है। सो इट कुड बी अ हार्मोनल प्रॉब्लम ऑल्सो, इवन सीवियर केसेस ऑफ पीसीओडी में भी कई बार पीरियड नहीं आता है, और हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स में भी ऐसा हो सकता है। सो पहले तो आपको कारण जानना है कि भी दिक्कत क्या है, ओवरीज में एग्स नहीं है, ठीक है, या उनको चलाने के लिए हार्मोन की फीड नहीं आ रही है, ठीक है, या सब कुछ सही हो रहा है लेकिन वो ट्रैक्ट ही नहीं है, मतलब यूट्रस ही नहीं है या यूट्रस का कोई पार्ट नहीं है, मिसिंग है, जिसकी वजह से इस लेडी को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनको पहले पीरियड्स आ रहे होते हैं, अब सेकेंडरी इमेनोरिया हो गया। अगेन इनमें भी आपको पहले कारण जाना, इनके टेस्ट करना, हॉर्मोन्स के अल्ट्रासाउंड करना, ये बहुत जरूरी है। सो ट्रीटमेंट क्या होगा विल डिपेंड अपॉन कारण क्या है। अगर एग्स कम है तो उनको आईवीएफ की मदद से, अगर बीज कमजोर होगा तो माली खाद ही तो डालेगा, तो उसमें हार्मोन्स के इंजेक्शंस की वजह से काफी लोगों को हेल्प की जा सकती है। अगर एग्स बिल्कुल ही कम है, अपने में है ही नहीं, जीरो है, तब आप किसी से बोरो कर सकते हैं। जैसे ब्लड खत्म हो गया तो ब्लड बैंक से ले सकते हैं, ऐसे डोनर एग से ऐसे लोग कंसीव कर सकते हैं। अगर यूट्रस का कोई पार्ट मिसिंग है तो अगर वो रिपेयरेबल है तो वो आप उसको रिपेयर करके सर्जरीज के माध्यम से उसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पूरा का पूरा यूट्रस ही एब्सेंट है तो फिर उसके लिए सरोगेसी इज दी ओनली ऑप्शन। अच्छा, आपने कहा ना कि हम डोनर से एग्स ले सकते हैं, तो ऐसे ही डोनर से स्पर्म भी ले सकते हैं, जैसे विक्की डोनर मूवी थी। नहीं, वो विक्की डोनर मूवी में बहुत कुछ गलत था, नहीं, बहुत कुछ गलत था, लेकिन वो थोड़ा हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर हमने एग्स किसी और से ले लिए या हमने स्पर्म किसी डोनर से ले लिए, तो क्या वो बच्चा फिर उसके जैसा नहीं लगेगा? हमें पूरी लाइफ डाउट होगा हमारा है या किसी और का है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अपने शौक से नहीं लेता। आई हैव बीन practicing for 10-11 years in fertility and IVF. I must have met hundreds of couples like that, more than hundreds. आज तक कोई भी कपल मुझे ऐसा नहीं मिला कि मुझे अपने गमीट्स नहीं पसंद है, चलो डोनर ले लेते हैं, ठीक है, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। मेरे को आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कैंसर खुशी से लिया हो या इवन बीपी की प्रॉब्लम खुशी से ली हो। मेडिकल प्रॉब्लम्स किसी की परमिशन लेके नहीं आती है, दे जस्ट हैपन, ठीक है। आज से 10-12 साल पहले ऐसे लोगों को जिनके पास एग नहीं है या स्पर्म है ही नहीं, ठीक है, इनके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी, हमें इनको मना करना पड़ता था कि देखिए आप अडॉप्ट कर लीजिए। आज हम 10 years डाउन द लाइन हम एक मेडिकल फील्ड में, ऐसे एडवांस मेडिकल फील्ड में है कि एटलीस्ट हमारे पास इनके लिए कोई ऑप्शन है कि अगर आपके पास बाकी सारा कुछ सही है और केवल एक एग की कमी है, यूट्रस सही है एंड एवरीथिंग, हार्मोन्स आर फाइन, देन यू कैन टेक दिस एग्स फ्रॉम समवन। उसमें क्या होगा, एक बच्चा जो है वो केवल एक एग या केवल एक स्पर्म नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसे बेबी में क्या नहीं आपसे मैच करेगा, अगर आप उसका डीएनए चेक कराने जाएंगे तो वो आपके डीएनए से मैच नहीं करेगा, बट देयर आर सो मेनी अदर ट्रेट्स, माइनर ट्रेट्स जो ब्लड के थ्रू पास ऑन होते हैं। और बच्चा तो माँ की कोख में जब होता है तो जिसे कहते हैं खून का रिश्ता उसका माँ के साथ बनता है। वो किससे बनता है? प्लेसेंटा जो होता है वो माँ के खून से खुराक बच्चे को देता है। सो इसी प्लेसेंटा, इसी खून के रिश्ते के माध्यम से बहुत सारे माइनर ट्रेट्स जो हैं वो बच्चे को पास ऑन होते हैं। प्लस हम हिंदुओं में मानते हैं गर्भ संस्कार, गर्भाहार, ये सब की बहुत वी ऑल बिलीव इन दैट कि जो मदर सोच रही है, जिस टाइप के एटमोसफियर में, अगर आप एग्रेसिव माहौल में हैं या आप काम माहौल में हैं या आप म्यूजिक वाले माहौल में हैं, ठीक है, वो आपके बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान आप जिस तरह के माहौल में, वो सारा बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कहते बच्चा सुन भी रहा होता है, सोच सकते हैं, और उसी टाइम पे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। प्लस जो आप खा रहे हैं उसके डेवलपमेंट में वो भी मैटर करता है। So it is not only the DNA, a lot of other factors make an entire individual.
तो मतलब ये तो वो भी बात है ना कि हमने महाभारत के टाइम पे अभिमन्यु की स्टोरी सुनी थी। तो वो फेक नहीं थी, हाँ, उनके साइंस हमसे कहीं और एडवांस थी। चक्रव्यूह कैसे भेदना है, बस यस, एंड टाइम पे वो सो यस, गई थी, इसलिए उसे पता नहीं चल पता नहीं पाया। चला। मैम, मैंने ना जब भी वीडियोस बनाने के लिए इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपके साथ वीडियो बनाने से पहले एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, जहां ये था कि ओवरी खराब होना। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है। तो मेरे को आप एक बार समझाइए, किसी की ओवरी कैसे खराब हो सकती है, और ये टर्म यूज क्यों होती है। अगेन आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लूज टर्म, शायद आपने इंटरनेट से ही पकड़ी होगी, और हाँ, जैसे आप ही ने पॉइंट आउट किया था कि भी इंटरनेट पे अपलोड करने में वही। कोई भी कुछ भी कर देता है। सो ओवरी के डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ही है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या है, खून की गांठें बन जाती हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एक फ्रेश एप्पल्स की बास्केट है, ठीक है, उसमें जाके आप एक खराब एप्पल रख दीजिए, 2 दिन बाद क्या होगा, सब एवरीथिंग विल गो बैड। सो इसी तरीके से हमारी ओवरीज जो है इसको अगर हम फ्रेश एप्पल की बास्केट की तरह माने, तो अच्छे अच्छे हेल्दी एग्स हैं, उसमें एक खून की गांठ एंडोमेट्रियोमा की तरह पड़ी हुई है, वो टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबके एग्स खराब होने लगेंगे। सो इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, या इन्फेक्शंस, जैसे मैंने कहा कोई एब्सेस बन गया, ठीक है, किसी भी गलत इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन चली गई और वहाँ पे वो बैठ के सारे एग्स को खराब कर रही है। तो ऐसी कई बीमारियों में ओवरीज जो हैं वो काम करना बंद कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये टर्म आपने सुनी होगी। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने, जब मैं वीडियो बनाने जा ही रहा हूँ और ये क्वेश्चन मुझे आ ही गया और दिख ही गया, क्यों ना इसका आंसर पूछ लिया जाए, क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन दिखा होगा लिखा होगा। और उन्हें आंसर इंटरनेट पर ही सर्च किया होगा और उन्हें आंसर सही मिला ही नहीं होगा। सो ओवरीज का एक ही काम होता है हमारी बॉडी में, वो है एग प्रोवाइड करना। ओवरीज क्या, थैलियां हैं जिसके अंदर भगवान ने कच्चे अंडे डाल के लड़की को जमीन पे भेज दिया। हर महीने जब वो 12-13 साल की होती है, उसके बाद इनमें से एक अंडा जो स्मार्टेस्ट होता है, जिसका जेनेटिक सबसे अच्छा होता है, वो अवेलेबल कराती है मदर नेचर कि अगर इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी ठहर जाए। ठीक है, सो अगर किसी भी कारण से इन अंडों में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ओवरी के खराब होने से क्या होगा, एग्स नहीं आ पाएंगे और इनफर्टिलिटी होगी। ट्रीटमेंट क्या है, या तो हम रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। तो अगर एग्स हैं, कमजोर हैं, तो रिपेयरेबल हैं, तो हार्मोन के टीके लगा के उनको यूज कर लो, और अगर वो खत्म हो चुके हैं तो रिप्लेस कर दो, डोनर रख दे दो। हाँ, आईवीएफ तो आपने समझा दिया था, लेकिन आपने सरोगेसी के बारे में बताया था। तो एक बार डिफरेंस बता दीजिए आईवीएफ और सरोगेसी में। देखिए, आईवीएफ, सरोगेसी भी आईवीएफ के माध्यम से ही हो सकता है। आईवीएफ का मतलब है एग्स को निकालना, उसको स्पर्म से मिलाना, जो बीज तैयार हुआ उसको बच्चेदानी के अंदर रख देना। ठीक है, अब सरोगेसी मतलब किसी और की कोख में रखना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको जन्म से ही यूट्रस मिला नहीं होता, या कोई ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया शुरुआती, या कोई भी ऐसी सर्जरी के माध्यम से उनके यूट्रस को हमको रिमूव करना पड़ गया। तो ऐसे केसेस में उनके पास एग्स हैं, बाकी सारा कुछ है, लेकिन बच्चे को कैरी करने के लिए यूट्रस नहीं है। तो फिर वो किसी और से बात करके, मतलब लॉज होते हैं ऑब्वियसली, इसके पीछे भी प्रॉपर तरीका बना हुआ है, तो फिर वो किसी और की किराए की कोख ले सकते हैं, जिसको सरोगेसी बोलते हैं। तो मतलब जो आपने किराए की कोख, यानी हम किसी थर्ड पर्सन उसको कैरी करेगा बच्चे को, तो वो हमारा नोन ही होना चाहिए या डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं होता, अगेन लाइक आई सेड, ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ। ठीक है, 2 तरह की सरोगेसी होती है, ऑल्ट्रिस्टिक या फिर कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल सरोगेसी मतलब पैसे के लेन देन पे कोई महिला आपके लिए कैरी कर ले। इस तरह की सरोगेसी अपनी कंट्री में इलीगल है, गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन करी हुई है। सो ऑल्ट्रिस्टिक मतलब बगैर पैसे के लेन देन के, कोई मेरी बहन है या कोई मेरी भाभी है या मेरी क्लोज रिलेशन में है, जो आउट ऑफ लव फॉर मी मेरे लिए मेरा बेबी कैरी कर देगी 9 मंथ्स के लिए। तो इस तरह के प्रावधान है, लेकिन अगेन उसकी परमिशंस होती हैं, आप अपनी मर्जियों से, आपस में हमारी बात होगी है, इन्होंने एग्री कर दिया आप कर दीजिए, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए बोर्ड्स बने हुए हैं, उनकी परमिशंस लगती हैं। ऐसा भी होता है क्या कि कंसीव किसी थर्ड पर्सन ने कर लिया सरोगेसी में, और वो बाद में कह देता है कि मैं तो बच्चा दूंगा ही नहीं, तो मेरा है, मैंने पाला है। थोड़े ना चल रही है। लाइक आई सेड है, ये सब लॉ के अंतर्गत आता है। ये सारे पहले आप एग्रीमेंट बनता होगा। एग्रीमेंट्स होते हैं कि भी ठीक है, मेरा कोई, आई विल गिव अप माय राइट, एंड वो बच्चा जो है लीगली कमिश्निंग कपल का ही होता है, जिन्होंने सरोगेट को हायर किया।
तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स मैटर बहुत करते हैं। सारे फैक्टर्स है, मूवीज अलग है, लाइक आई सेड ये सब मूवीज में होता रियल है। लाइफ से उनको इमोशनल ड्रामा बना देते हैं, बट उससे क्या होता है कि ठीक है एंटरटेनमेंट हो गई, लेकिन बहुत मिसकंसेप्शंस लोगों में फैलते हैं। तो मैम ज्यादातर मूवीज और सीरियल्स हमारे इन सब की वजह से लोगों के पास जो नॉलेज है अधूरी है या गलत यस, है? अधूरी है, राइट। तो मैम इससे थोड़ा हम आते हैं अब, जैसे आपने बात की थी इनफर्टिलिटी की विमेंस में, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है या हम कहें एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन बढ़ रहा है। एक फीमेल की बॉडी में अल्कोहल कितना नुकसान कर सकता है, या कहें कि क्या अल्कोहल पीने से फीमेल की बॉडी इनफर्टाइल हो सकती है? देखिए फीमेल की क्यों ये अल्कोहल इज बैड फॉर एनीवन, इक्वली फॉर फीमेल्स एज वेल एज मेल्स, राइट? तो लाइक आई यूज द वर्ड मॉडरेशन पहले भी, एनीथिंग दैट इज डन इन मॉडरेशन इज फाइन, ठीक है? ईश्वर ने हमें जो ये शरीर दिया है, इसके जो सिस्टम्स बनाए हैं बहुत बढ़िया, जब तक कि हम इसको पूरी तरीके से अब्यूज करने पे ना आ जाए तब तक कि इसके पास अपने आप ही सेल्फ रिपेयर के मैकेनिज्म है। सो मॉडरेशन में कोई भी अल्कोहल लेता है तो ऐसे मतलब इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ खराब हो जाएगा, बट हाँ अगर आप स्पेशली प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं देन डेफिनेटली अल्कोहल इज योर सबसे बड़ा एनिमी है, स्मोकिंग इज योर एनिमी। यू शुडंट बी टेकिंग ऑल दिस स्पेशली इन व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। किसकी बॉडी के लिए अल्कोहल ज्यादा नुकसानदायक है, मेल या फीमेल? नो नो नो, आई विल नॉट गिव अ रॉन्ग क्योंकि मैम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने किसी बहुत बड़े डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि विमेन के लिए अल्कोहल ज्यादा नुकसानदायक है कंपैरेटिव टू मैन, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ के देखता हूँ ये वाला। देखिए ऐसा है, आई डोंट, देयर इज नो स्टडी, जब साइंस इज बेस्ड अपॉन स्टडीज, है ना? हम अपने, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बोल दूं, ये साइंस नहीं है। हाँ। ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये बता दे कि भाई इस पे ज्यादा है और इस पे ज्यादा है, ठीक है? बोथ जेंडर्स, अगर आप अल्कोहल को अब्यूज करेंगे तो आपका शरीर उसको रिएक्ट करेगा ही करेगा और बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। देयर आर पीपल हु आर हेल्थ एंथुजियास्ट जो कहते हैं कि 5 ml का अल्कोहल भी आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा है। आई अग्री विद देम। जो भी आप बाहर से इस टाइप की चीज ले रहे हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान कर ही रहा है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी बॉडी इतनी ज्यादा नॉन फंक्शनल नहीं हो जाती इन चीजों से। सो जस्ट टू कीप अ बैलेंस, आपको पता होना चाहिए कि ये मैं सिर्फ लेजर के लिए कर रहा हूँ, मेरी रूटीन के लिए नहीं है। हाँ, वैसे भी जरूरत से ज्यादा तो हर चीज नुकसान हर चीज देती है, मॉडरेशन में, हर चीज सही है, जरूरत से ज्यादा। लेकिन स्मोकिंग तो मैम चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो नुकसान करेगी। अल्कोहल भी चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो नुकसान करती करती है, ऐसा नहीं है, दोनों ज्यादा जरूरी नुकसान है। क्या देता है, स्मोकिंग या अल्कोहल? स्मोकिंग आपके लंग्स को बर्बाद कर देगा और आपकी ओरल कैविटी का कैंसर करेगा, ठीक है? अब अगेन पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल्स होती है, मेडिकल साइंस ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही नहीं, ग्रे है, ठीक है? आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से 20 मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो कहते हैं हम तो 20 पैकेट पिछले 20 साल से पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सो देयर जेनेटिक्स आर डिफरेंट बट दे वर लकी डजंट मीन कि आपको भी भगवान ने वो सेम जेनेटिक्स दी होगी। सो दीज थिंग्स आर बैड, दे आर बैड, व्हाई यूज देम? ये बात भी है। आपने कहा था आपके पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बहुत से मेल्स जिनका स्पर्म काउंट निल होता है। आइडियल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? आइडियल देखो, अगर मैं WHO के हिसाब से चलूं तो वो कहते हैं कि अगर किसी का 16 मिलियन पर ml भी है तो वो भी नॉर्मल माना जाता है, ठीक है? लेकिन हाँ आमतौर पे 25 से 30 मिलियन पर ml को हम लोग अच्छा स्पर्म काउंट मानते हैं। और अगर किसी का स्पर्म काउंट कम है वो नेचुरली उसको कैसे इंक्रीज कर सकता है? देखो कारण पे डिपेंड करता है हर चीज, सम रीजंस आर रिवर्सिबल, सम आर इरिवर्सिबल। अगर उनके अंदर सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ही है तो सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान दे दीजिए ना। सिर्फ इतना कर लीजिए कि 7 बजे के बाद मैं मोबाइल फोन नहीं देखूंगा, रात को तो नहीं देखूंगा, टाइम पे सो जाऊंगा, टाइम पे उठ जाऊंगा, जो अपनी डाइट है उसमें मैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ये डैमेज होती है उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में भी आप ले सकते हैं। कौन से होते हैं? अंकुरित दालें हो गई, अंकुरित चने हो गए, आंवला हो गया, टमाटर, एवोकाडो,
ये मतलब जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला, इन सब में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आप अपनी केवल टाइम से अच्छी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ले लें विद एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और अपना सोने जगने का समय बांध लें। अपनी मोबाइल यूसेज रात को नहीं ज़रूरत हो एयरप्लेन मोड पे या स्लीप उस पे डाल के सो जाइए ना। तो इस टाइप की अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेंगे तो भी आप अब देखेंगे, साथ साथ कुछ हम भी स्पर्म स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स देते हैं। अगर ये सब करते हैं तो हम देखते हैं रिवर्सल ऑफ ट्रेंड कई लोगों में। लेकिन अगर वो किसी बीमारी की वजह से था, ठीक है, तो बीमारियां इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारी की वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं? वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या होते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रही है लेकिन वो डैमेज हो जाता है। डायबिटीज हो सकती है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कुछ दवाओं की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी बीमारियों से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम ओबेसिटी बहुत स्पर्म काउंट अफेक्ट होता है। आपने कहा था कि बहुत से लोग नील स्पर्म काउंट वाले आते हैं, क्या जिनका स्पर्म काउंट नील होता है यानी जीरो है, उनका भी नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? अगेन डिपेंड करता है। दो कारणों की वजह से सीमन में नील शुक्राणु होते हैं। या तो ये कि टेस्टिस या फिर गोटी में बन नहीं रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, या टेस्टिस में बन रहे हैं लेकिन जिस पाइप के माध्यम से उनको बाहर आना है उसमें कहीं सिकुड़न आ गई है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। सो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, कुछ एक रीजंस को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो स्पर्म्स मिल भी सकते हैं। और कुछ एक होते हैं कि हाँ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाले, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो आप वो उसको करेक्ट कर दीजिए, हार्मोन की टैबलेट्स सबको लगने हैं ऐसे नहीं है। जिनको जरूरत है टेस्टिंग के बाद, उनका अगर जरूरत है करेक्शन के बाद, हम लोग माइक्रो टीसा या टीसा प्रोसीजर होते हैं, मतलब डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म उठा के उसको आईवीएफ के माध्यम से यूज कर सकते हैं। सो स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, ऐसा शायद हर केस में संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर कुछ स्पर्म भी मिल जाए तो हम उसको आईवीएफ एक्सी की मदद से हम अपने सेल्फ स्पर्म से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो ये भी थोड़ा पेनफुल लगा ना सुनने में कि टेस्टिस से आपने निकाला। ऐसे बगैर एनेस्थीसिया के नहीं होता है। नहीं, मतलब सुनने में पेनफुल लगा। यस। तो ये तो इतने सारे प्रोसीजर इसमें है, लेकिन बहुत से लोग एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग के लिए कहते हैं। क्यों जरूरी है एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग? इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने दिल में जो भी सोच रहे हैं कि मैं अपना करियर भी करूंगी, मैं अपना अच्छी नौकरी भी करूंगी, जब तक मैं सीनियर पोस्ट पे नहीं जाऊंगी तब तक के, सो उस टाइम तक के आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को, एज को नहीं रोक सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्स को आप फ्रीजर में डालकर, लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर, आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंश्योरेंस ले सकते हैं और फिर आप करिए ना जो आप करना चाहते हैं। व्हेनेवर यू फील रेडी इमोशनली एंड एवरीथिंग एल्स फिजिकली, तब आप अपने उन फ्रोजन एग्स या स्पर्म्स के माध्यम से कम लेट एज में भी आप अपनी प्रेगनेंसी तो प्लान कर सकते हैं। सेम तरीके से स्पर्म भी फ्रीज होते हैं? स्पर्म फ्रीजिंग के लिए देखिए महिलाओं और पुरुषों में एक फर्क है कि बढ़ती एज का पुरुषों को स्पर्मेटोजेनेसिस पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि इवन 70 साल का भी आदमी हो जाता तो भी स्पर्म्स उनमें बनते रहते हैं, भले क्वालिटी में डाउन चले जाएं। सो स्पर्म फ्रीजिंग जैसे महिलाओं के लिए एक फ्रीजिंग एज के लिए जरूरी है, ऐसे जरूरी नहीं है स्पर्म फ्रीजिंग फॉर मेन। बट हाँ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि लेट्स से कोई टेस्टिकुलर कैंसर है या किसी कारण से रेडियोथेरेपी लेनी है, कीमोथेरेपी, तो या फिर वो पुरुष जैसे हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के बहुत होते हैं, मर्चेंट नेवी के बहुत होते हैं कि भी या अब्रॉड वो जॉब कर रहे हैं, उनकी वाइफ्स यहाँ, तो फिर ऐसे केसेस में मेडिकल कंडीशंस में या फिर क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, उनके एब्सेंस में इलाज चलता रहे, तो हम फ्रीजिंग कर लेते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि अगर एक मेल की एज बढ़ रही है, 35 प्लस है, 40 प्लस है या 45 प्लस है, वो सिंगल है और वो चाहते हैं कि भाई मेरा कभी मन किया आफ्टर 50 में कंसीव करूं, मतलब मैं बच्चा चाहता हूं, तो उसको पहले से ही अपने स्पर्म फ्रीज करवा के रख लेने चाहिए ताकि वो एक बढ़ती उम्र के साथ उसकी स्पर्म की क्वालिटी में फर्क ना आए। डेफिनेटली स्पर्म की क्वालिटी में फर्क तो आएगा ही आएगा। लाइक आई सेड स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है, मतलब स्पर्म लड़कियों में तो बंद ही हो गए ना, खत्म। एटलीस्ट मेन में स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती जैसे यंगर एज ग्रुप पे होती है। सो स्पर्म फ्रीज कराने में एक्चुअली देयर इज नो हार्म।
अगर आपको नेचुरली आ गया, तो कई लड़कियां आती हैं मेरे पास कि मैम अगर मैं अपना एग फ्रीज करा दूंगी या अगर हम अपना स्पर्म फ्रीज करें तो कल को मैं आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप करिए ना नेचुरली ट्राई बाद में भी, लेकिन अगर आपको नेचुरली नहीं हो पाई तो अब आपको निराश नहीं होना, क्योंकि अपना आपने बैकअप रखा हो। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज नाइसर टू हैव दोज बैकअप। बहुत महंगे नहीं पड़ते हैं, मंथली ईयरली इनकी फीस लेते हैं आई, उतने के तो कपड़े खरीद लेते हैं हम, गैजेट्स खरीद लेते हैं। तो मतलब स्पर्म और एग फ्रीज करवाने के बाद जरूरी नहीं है आपको आईवीएफ ही कराना पड़े। आप नेचुरली ट्राई करिए, अगर हो गया वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो आपको अब निराश नहीं होना। नेचुरली कंसीव होगा या नहीं होगा ये पूरा का पूरा उस विमेन की बॉडी पे डिपेंड करता है। यस, सो मेनी विमेन में से 40s में आ रही हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के साथ, बट हर लड़की जो 40 पार है तो नहीं हो रही ना। हाँ, जैसे आपने कहा ना मेल्स का स्पर्म तो बनता रहता है, डिपेंड क्वालिटी पे भी करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, या ये कहूँ कि अगर कोई मेल अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखता है, उसे जो बीमारियां आपने कही हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो लाइफस्टाइल अच्छी रखता है, अच्छा न्यूट्रिशन लेता है, अपने वाइटामिन्स का एंटीऑक्सीडेंट्स का ध्यान रखता है, रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करता है, तो क्या उसकी स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन रहेगी और 45-50 में भी जाके अगर वो बच्चा चाहे तो कर सकता है? मेडिकल साइंस में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन लाइकलीहुड की बात करते हैं हम, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे पुरुष की स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन रह सकती है, रहती ही थी, हम देखा ही करते थे, एंड दे कैन फादर द चाइल्ड इन एडवांस्ड एज आल्सो। मैम, आईवीएफ के कितने साइकिल कराना सेफ रहता है, यानी कितनी बार आईवीएफ करा सकती है एक फीमेल? फर्स्ट आईवीएफ कराना भी अनसेफ हो सकता है, ठीक है, और आप 4 या 5 या 6 बारी, मतलब देयर इज नो अपर लिमिट ऐसे सेट। आप अगर एक अच्छा डॉक्टर चुन रहे हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुन रहे हैं, तो उसका पहला काम है, या जब मैंने भी ओथ ली थी मेडिकल की, तो हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था हिपोक्रेट्स ओथ में, डू नो हार्म। ठीक है ना, आपके इलाज से किसी को फायदा आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं आना चाहिए। लाइकवाइज कोई भी आईवीएफ के लिए अगर हम पेशेंट ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेसिक स्टेप है टू सी कि इसको कोई नुकसान तो नहीं आ जाएगा। सो मेनी वुमेन ऑफ एडवांस्ड एज, अगर उनके पास बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो फर्स्ट आईवीएफ भी हम उनको मना करते हैं। ठीक है, तो हर साइकिल लेने के पहले हमें उनकी मेडिकल कंडीशन असेस करनी है। हर शरीर अलग होता है, अगर आपका शरीर लगता है कि ले पाएगा तो करिए ना दोबारा। तो आईवीएफ की मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है? हाँ, एज देखो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हर जगह तो नहीं, हर कंट्री ने अपने अपना लॉ फिक्स किया है। हमारे कंट्री के एआरटी लॉ के हिसाब से हम लोग 50 के एज के ऊपर लड़की का और 55 के एज के ऊपर पुरुष का हम आईवीएफ नहीं कर सकते, और इसी तरीके से 23 साल की उम्र जो है वो लोएस्ट है। और सबसे हेल्दी एग्स और स्पर्म कौन सी एज में रहते हैं? रिप्रोडक्टिव इन योर 20s एंड इन योर अर्ली 30s। तो इसलिए कहा जाता था कि 20 से 30 साल के बीच में शादी कर लेनी चाहिए। ईश्वर ने जो बनाया था ना, जो हमारे सोशल नॉर्म्स थे, वो काफी पहले मैच करते थे। अब हम तो आगे बढ़ गए हैं, ईश्वर का बायोलॉजिकल क्लॉक वही है। जैसे मेल्स को ना बहुत कहा जाता है कि भाई अगर शादी आपके 27-28 में हो गई है, लेकिन बच्चा आप 30 से पहले कर लो, वरना 30 के बाद आप डायरेक्ट बोल देते बच्चा नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, पता है क्या बात, वो सही कह रहे थे हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग। आई विश कि हम भी जेंजी को समझा पाए, लेकिन शायद उनके ना बात कहने का तरीका बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, मतलब वो इसी चीज को, जैसे हम लोग भी किसी को इवन एज अ आईवीएफ या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं आईवीएफ तो नहीं, मैं तो सलाह भी देती हूँ, राइट। तो हमारे पास जब कोई आता है तो हम उनसे जिस तरीके से बात करते हैं, काउंसलिंग का जो तरीका है वो बहुत मैटर करता है। आप सिर्फ फर्टिलिटी तो बहुत एक इमोशनल, टची और पर्सनल टॉपिक हो गया, आप किसी को वैसी सलाह दे के देखिए, है ना, अगर आपका तरीका सही नहीं होगा तो वो वेल परसीव नहीं होगी। सो हमारे पेरेंट्स ने या हमारी जो पिछली जनरेशन थी, वो बात सही कह रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने हम तक पहुंचाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं, तो वो वेल परसीव नहीं हुई। वो डायरेक्ट बोलते थे बस ऐसा मत करो और ऐसा करना, क्यों नहीं करना, क्यों करना है वो नहीं पता। यस, तो हमारी जनरेशन हर्ड नहीं फील करती थी, जिससे कहते वी डिड नॉट फील हर्ड। शायद वो लोग भी शर्माते थे या वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। नहीं, कुछ टैक्ट, कुछ बात करने के टैक्ट में कुछ डिफरेंस तो था। क्योंकि हम भी बहुत देखते हैं कि हमने तो 35, 70, 40 के देखे, नेचुरली हुआ है।
तो इसलिए लोगों के मन में ना डाउट भी आ जाता है कि Doubt यार भी आ इनका नेचुरली हो गया और हमको कहा जा रहा है कि आईवीएफ कर लो। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका आईवीएफ से नहीं हो पाया। अब हो सकता है उनके डॉक्टर ने सही से ना बताया हो या कोई और फैक्टर रहा हो, लेकिन इस वजह से पूरे आईवीएफ को या पूरे प्रोसीजर को ब्लेम कर देते हैं। सो नेचुरल में भी तो देखो अबॉर्शंस भी होते हैं, हाँ। समय से पहले डिलीवरी भी हो जाती है, बीपी भी सिवियर हो जाता है, बच्चे को एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती हैं। सो वी डोंट गो एंड क्वेश्चन गॉड ओवर दैट, राइट? तो इसी तरीके से आईवीएफ क्या है, सेम प्रोसीजर है जिसको शरीर के अंदर नहीं हम एक आधा स्टेप बाहर कर देते हैं कोई भी चीज। और प्लस बिलियंस ऑफ लोग हैं इस धरती के ऊपर, कोई दो इंसान सेम टू सेम आप लाके दिखा दीजिए। हर शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप अपने मेडिकल साइंस को प्लीज किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा इवन इन डिफरेंट प्रेगनेंसीज। लेडीज से बात करिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता था, सेकंड में ऐसा हुआ। सो इट इज वेरी डिफरेंट, डोंट कंपेयर। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी अपनी बॉडी है, अपना शरीर है। यस। बहुत से लोग जैसे कंसीव तो कर लेते हैं नेचुरली, लेकिन अगर किसी ने नेचुरली कंसीव किया है पहला बच्चा, क्या वो दूसरे बच्चे के लिए आईवीएफ करा सकते हैं? अगेन देखो, आई हैव माई सेल्फ हैड 2 बच्चे हमारे गए आईवीएफ के माध्यम से। दूसरे बच्चे के 6 महीने बाद वो लड़की नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई। सो अगेन डिपेंड करेगा कि आईवीएफ करने का कारण क्या था। कई लोग स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पाते या ओबेसिटी की वजह से नहीं कर पाते, और जैसे उनके ये स्ट्रेस रिलीव होता है कि बेबी आ गया, ठीक है, या फिर अपना वेट लूज हो गया या अपने हार्मोन सही हो गए, तो उनकी बॉडी बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करने लगती है, दे कैन कंसीव नेचुरली। लेकिन अगर कोई नॉन रिवर्सिबल कंडीशन थी, जैसे कि थे ही नहीं एग्स या थे ही नहीं स्पर्म या ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक थी, तो ऐसे कंडीशंस में यूजुअली, क्योंकि एक सेल्फ करेक्टेबल नहीं है, तो अगर पहला आईवीएफ हुआ था तो दूसरा भी शायद आपको आईवीएफ ही कराना। मतलब साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। डेफिनेटली हमारे जितने हॉर्मोन्स है ना, वो हमारे इमोशंस के साथ बहुत डायरेक्टली रिलेटेड हैं। लेकिन ऐसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने आईवीएफ करवाया, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, कंसीव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ टाइम बाद नेचुरली कंसीव हो गया। यस, ऐसा होता है ना, लाइक ऐसे कारण पे डिपेंड करता है। सो मेनी अब आईवीएफ अगर आपको प्रेगनेंसी दे रहा है, वेरी वेल एंड गुड, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन सिर्फ एक आईवीएफ के लिए हम इतने सारे और दवाएं भी तो देती हैं जो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को सही कर रही हैं। सो उसका असर उसी साइकिल में खत्म नहीं होता है। कईयों को हम सिखा देते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करो, ये वाले सप्लीमेंट्स लो, दे करेक्ट, एंड उनका असर चलता रहता है। सो मैंने एम इज टू गेट प्रेग्नेंट ना, एम इज नॉट टू डू आईवीएफ, एम इज कि पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सी सेक्शन कराया, और मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ वो ये कहते हैं कि अगर किसी का सी सेक्शन हो गया उसके बाद वो आईवीएफ नहीं करा सकते। कितना सच है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी सेक्शन के बाद एक सिजेरियन में यूट्रस के ऊपर कट लगता है, ठीक है, और जो ईश्वर ने बना के भेजा है वो कितना भी अच्छे हम सर्जन हो जाए, सेम तो नहीं बना पाएंगे। सो जो यूट्रस की वॉल है वो कहीं ना कहीं वीक तो होती है, ठीक है। लेकिन अगेन डिपेंडिंग, वी हैव सीन इवन नेचुरली भी 3 आईवीएफ, 3 सिजेरियन पहले हो चुके हैं, चौथा सिजेरियन भी किया तो ब्यूटीफुल निकलता है पिछला वाला वुंड। और कई हमने ऐसे देखे हैं जो पहले एक आईवीएफ से हुआ, दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान ही यूट्रस रप्चर हो गया। सो केस टू केस मैटर करता है। आपको अगर इस टाइप का केस है, आप बातों में ना आए, आप अपने गायनेक से मिलें, आप एक अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलें, वो आपकी बॉडी को चेक करके आपको बताएंगे। जैसे हमने बात की थी ना कि यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता हम योगा करें, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम जिम जाएं, लेकिन स्क्रॉल करते रहते हैं घर पे बैठ के। तो कई बार मैं उनको ये बोलता हूँ, मैंने कहा आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेड हटा दो, झाड़ू खुद लगाओ, पोछा खुद लगाओ, बैठ के लगाओ, बहुत सी आपकी चीज हेल्दी हो जाएगी। खुद धो लो बस, बैठ के स्क्वाट करके ना। और उन्हें उसी गीले कपड़े को, भारी कपड़े को उठा के टांगो। तो अब आ रहे हैं ना फंक्शनल जिम्स जो जिससे हम बोलते हैं, वो सारे ये चीज तो कराते हैं मशीन्स के बगैर जो कराते हैं। जी मैम, एक एएमएच की बात होती है, कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए एएमएच कितना जरूरी है? देखो एएमएच क्या है, एक हार्मोन है जो कि अब हम कहीं ना कहीं से तो हर किसी को पहले असेस करेंगे, शुरुआत करेंगे ना उस केस की, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है उसका शरीर कहाँ खड़ा है।
हाँ। ठीक है, तभी तो इलाज स्टार्ट करा पाएंगे। सो किसी की भी हम लड़की की ओवरीज को खोल के उसके अंडे गिन नहीं सकते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीकों से हम एक अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। एएमएच भी ऐसा ही एक अंदाज है। ये हार्मोन क्या है, इसको अंडेदानी में मौजूद कच्चे अंडे ब्लड में सिक्रीट करते हैं। तो हम इसको ब्लड के में इसकी मात्रा नाप लेते हैं। अगर ये 2 से 5 के बीच की आ जाती है तो हम बोलते हैं कि अंडे भी इस लड़की के नंबर्स में और क्वालिटी में अच्छे मिलने वाले हैं। अगर ये 2 से कम हो जाती है, 1 से भी कम हो जाती है, 0 पॉइंट समथिंग ही होती है, तो हमें मालूम है ये डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व का पेशेंट है, इसके अंडे बहुत कम नंबर में रह गए हैं, इसको जल्दी से जल्दी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर 5 से ऊपर होता है तब ये हाई ओवेरियन रिजर्व का पेशेंट है, पीसीओएस की इसकी टेंडेंसी है, तो ऐसे पेशेंट के अंडे बेहद कमजोर हो सकते हैं, इनको भी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करनी चाहिए। क्या एएमएच का लेवल कम होने पर भी कंसीव कर सकते हैं? मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, अगर आपके पास लास्ट अंडा भी बचा है और उसका डीएनए सही है तो लास्ट अंडा भी आपको प्रेगनेंसी दे सकता है। एएमएच कम होने में हम फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स को एक तरीके से हम एक वार्निंग साइन है कि अब कम हो रहा है हमारा रॉ मटेरियल, चलो जल्दी से हम कोई ना कोई नेचुरली नहीं तो असिस्टेंस लेके अब हम जल्दी से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें। मतलब हम सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो भी सुन रहे हैं उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी है जो सिर्फ सेंसेशन के लिए और व्यूज पाने के लिए हैं। हो सकता है, क्योंकि मतलब मेरे को, क्यों मैं इतने डॉक्टर से जब भी मिलते हैं ना तो मेरे को यही समझ में आता है कि लिखा कुछ है, बोला कुछ जा रहा है, क्योंकि अगर बिल्कुल सिंपल बोलेंगे तो उनको लगता है कि हम वायरल नहीं हो पाएंगे। मतलब ये मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है कि ऐसा हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछ के ना मेरा डाउट क्लियर हुआ है कि अच्छा, मैंने आज तक जो भी सुना, ये कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा सुना, तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद बेवकूफ़ बना रहे। आप नहीं बोल सकते क्योंकि सेम मेडिकल फील्ड वाले हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, हर हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हाँ, हैं। हर तरह के लोग होते हर हैं। तरह ऐसे ही आईवीएफ के बारे में एक मिथ कहूँ या क्या कहूँ, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आईवीएफ कराने के बाद जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। नहीं, ये मिथ नहीं है एक्चुअली। एज एन आईवीएफ कंसल्टेंट अगर कोई मुझे पूछे तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, मेरे लिए जरूरी है सक्सेस अलॉन्ग विद सेफ्टी, राइट? कि आईवीएफ कराने कोई नहीं आया था, लोग प्रेगनेंसी लेने आए थे। हाँ, ठीक है, सो हम आईवीएफ कंसल्टेंट ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियोज को अंदर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इन, दे सेड हेलो वी आर नॉट एनिमल्स, आप ज्यादा नहीं रख सकते, तो मैक्सिमम हमें 2 एम्ब्रियोज रखने की इजाजत है, सिर्फ 2। सिर्फ 2, उसके ऊपर हम नंबर्स में नहीं रख सकते। मतलब जो यूट्रस में रखते हैं आप? हाँ, यूट्रस के अंदर हमने जो आईवीएफ के माध्यम से एम्ब्रियो बनाए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक के, हम 2 ही ब्लास्टोसिस्ट को अंदर रख सकते हैं। सो क्योंकि हमें सक्सेस रेट चाहिए तो हम 1 नहीं 2 रखते हैं। तो जब हम 2 रखते हैं तब वो ईश्वर के हाथ में है, कितने रखने हैं ये हमारे हाथ में है। उनमें से जाके 1 ही चिपकेगा या दोनों ही बॉडी ले लेगी या एक भी नहीं, सभी रिजेक्ट हो जाएगा, ये उसके बॉडी के ऊपर है। अगर दोनों चिपक गए तो जुड़वा। ट्विंस तो ऑलमोस्ट 30% केसेस में आईवीएफ में हो जाता है ट्विंस। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी सुना है कि आईवीएफ कराने के बाद 3 बच्चे एक साथ। वो देखिए नेचुरल में भी तो ट्विंस होते हैं। हाँ, तो कई बारी क्या होता है, एक ही 2 में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे केसेस में ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो मतलब चांसेस सब रहते हैं। जिन्हें जुड़वा चाहिए उनके लिए अच्छा है। जाता है कि हाँ, एक के साथ एक फ्री मिला है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आईवीएफ तो आपने पूरा क्लियरली डिटेल में समझा दिया, लेकिन क्या होता है कि आईवीएफ की जो कॉस्ट है, हमने सुना है कि वो ज़्यादा है, जैसा आपने बीच में बताई भी थी। लेकिन अगर किसी भी इंसान से बात करो ना, वो भले आईवीएफ को सपोर्ट भी करता हो लेकिन मना कर देता है, कहता है आईवीएफ वाले लूटते हैं। एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ तो जेब खाली हो जाती है और उसके बाद फिर बच्चा भी नहीं हो रहा है। तो आप बताइए आईवीएफ की कॉस्टिंग क्या पड़ती है और ये इतना कॉस्टली क्यों है? देखो, मैं ना गलत नहीं कहूंगी, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही आती हूँ, राइट? सो दीज ट्रीटमेंट्स आर कॉस्टली। अगर अच्छे पॉइंट देखे जाएं पॉजिटिव, तो एटलीस्ट हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ ये अवेलेबल तो है, वरना मतलब लॉट ऑफ कंट्रीज हैव टू से नो कि कोई तरीका ही नहीं है। सो पीपल जो अपने आप से नहीं कंसीव कर पाते हैं, उनके लिए एक मेडिकल साइंस के द्वारा एक चॉइस है कि हम कर सकते हैं। अब इनमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में एटलीस्ट हेल्थ जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। एवरी पेनी, हर पैसा पेशेंट को अपनी पॉकेट से निकालना पड़ता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली सोचता है, हर कोई सोचता है।
अगर अच्छा पॉइंट अगेन फिर से पॉजिटिव साइड देखूं तो आज से 10-11 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो अराउंड 9-10 लाख का खर्चा बनता था पेशेंट का, और बड़ी सिटीज में जाना पड़ता था। दूर जाना पड़ता है। सिर्फ इलाज का ही नहीं, ट्रैवल का, वहां जाके रहने का, बार बार आने जाने का, वो सारा कुछ मिला के पर तो पेशेंट को ही रहा है। सो आज एक तो अच्छी चीज ये हुई है कि 2 टियर सिटीज में भी, छोटे शहरों में भी आ गया है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो ट्रैवल का कॉस्ट काफी लोगों का बच जाता है। सेकेंडली क्योंकि डिमांड बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा लोग करा रहे हैं, पहले कम लोग कराया करते थे, तो पर पर्सन जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। अब हमारे सामने सामने आते आते प्रोसीजर का कॉस्ट 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख तक भी रहता है। तो उसके साथ दवाएं वगैरह मिला के आप 1 लाख और जोड़ लीजिए, तो 3 से 4 लाख में, 3, 3.5, 4 लाख में एक मध्यम वर्गीय परिवार एक अच्छी जगह से आईवीएफ करवा सकता है, जहाँ का सक्सेस रेट भी अच्छा हो। सो आई थिंक अगर हेल्थ के ऊपर अगर एक बेनिफिट इस टाइप का 3, 3.5, 4 लाख कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, काफी सारी फैमिलीज अफोर्ड कर कर सकती हैं। सकती है, क्योंकि आजकल लोग लोन पे गाड़ियां ले लेते हैं, लोन पे आईफोन ले रहे तो हैं। आप देखो ना, अगर लोग इतनी सारी गाड़ियां हैं तो दैट मीन्स पीपल की पेइंग कैपेसिटी तो है ना, तो लेकिन अगर उनकी चॉइस है, लेकिन वो कहाँ लगा रहे ये हैं। भी फैमिली भी चॉइस हाँ, है, अगर फैमिली भी चॉइस है, और फैमिली तो प्रायोरिटी पे रहती है। प्रायोरिटी पे भी है, जी। ऐसा नहीं है। तो हम्म। लेकिन इसका कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों रहता है मैम? देखो आईवीएफ अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ ना, ऐसा नहीं है, हम 1-20, 1-25 लाख, मतलब 1,25,000 तक के आईवीएफ कर सकते हैं इजीली। बट इट्स नॉट ओनली आईवीएफ, लाइक आई सेड, आईवीएफ एग स्पर्म को मिलाया और अंदर रख दिया, ठीक है, लेकिन उस इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 30-35% से ज्यादा नहीं होता है। सो अगर आपने इस प्रोसीजर के सक्सेस रेट बढ़ाने हैं तो और टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप सेकेंड डे का या आईवीएफ का बेबी डाल रहे हो अंदर, या उसको ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे लेके जा रहे हो, तो ब्लास्टोसिस्ट बनवाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट लगती है। फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भी आप उसके कवर के साथ ही उसको अंदर डाल रहे हो, या लेजर के माध्यम से उसके कवर को हटवा कर फिर डाल रहे हो, तो सक्सेस रेट चिपकने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इसको लेजर असिस्टेड हैचिंग बोलते हैं, तो उससे सक्सेस बढ़ती है। फिर अगर आप उसको लेजर असिस्टेड हैचेड एम्ब्रियो को भी, अगर आप उसको एम्ब्रियो ग्लू में, एक स्टिकी मटेरियल होता है उसमें डाल के फिर आप अंदर रख रहे हो, तो अगेन उसके चिपकने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सो जितनी आप टेक्नोलॉजी का यूज करते जाओगे उतना ही अपने लिए सेफ भी होता जाएगा, उतना ही अपने लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो एक एम्ब्रियो की लाइफ कितनी होती है, कितने दिन तक उसे रख सकते हैं? मैक्सिमम 5 से 6 डेज तक के हम उसको बाहर रख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें या तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करना पड़ता है, या फिर हमें उसको शरीर के अंदर रखना पड़ता है। और जब आप यूट्रस में डालते हैं तो कितने दिन का एम्ब्रियो डालना सबसे ज्यादा रिजल्ट वाला देता डे है? 5, डे डे 5। 5 और डे 6, जिसको हम ब्लास्टोसिस स्टेज कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे आप आईवीएफ भी कर रहे हैं, जितना आप नेचर को फॉलो करेंगे ना उतना ही अच्छा है। तो हमारे जो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी 5 दिन तक के बच्चा ट्यूब में रहता है, और 5th या 6th डे पे वो ट्यूब से यूट्रस में आता है। सो वही चीज अगर हम जब बाहर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, अगर हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो वो नेचुरल, ज्यादा नेचुरल है, सो वो उतना ही अच्छा सक्सेस भी देगा। तो क्या ये आईवीएफ को सिंपल टर्म में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे? हाँ, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे। क्यों? क्योंकि हाँ, आपने एग्स निकाले और अपनी लैब में रखे, तो टेस्ट ट्यूब का नाम वहां हाँ, से क्योंकि आया। आपने ट्यूब बोला तो फिर मेरे को याद आया कि वो टेस्ट ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो हमारे अंदर नेचुरल है, फेलोपियन ट्यूब में नेचुरली रहता है, और हम बाहर टेस्ट ट्यूब में रख रहे हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन में एम्ब्रियो को कितने टाइम तक रखा जा सकता है? कितनी देर रखना चाहते हैं आप? 20 साल तक के भी, अभी तक के अपने जो मैक्सिमम है, 20 साल पुराना फ्रोजन एम्ब्रियो भी थॉ करके आईवीएफ के माध्यम से बेबी आया हुआ है, मतलब वो लेडी है, और वो हेल्दी रहता है वो पूरा? हेल्दी रहता है। बिकॉज वंस यू पुट इन द लिक्विड नाइट्रोजन, यू फ्रीज इन टाइम, सारी एक्टिविटी उसके अंदर बंद हो जाती है। हम भी रखते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादातर 5-5, 6-6 साल के बाद लोग आते हैं कि फर्स्ट बेबी हो गया था, हमने गैप भी कर लिया, अब सेकेंड दे दीजिए। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इट इज चार्जेबल, हर साल का हर इंस्टीट्यूट चार्ज करेगा, क्योंकि इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इसी तरीके से जो लोग एग फ्रीजिंग कराते हैं और स्पर्म फ्रीजिंग कराते हैं, तो एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग के चार्जेस क्या रहते हैं? देखो अगेन सब इंस्टीट्यूट्स अलग-अलग चार्ज होता है। देते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग अराउंड अबाउट 8.5 8,500 पर एम्ब्रियो पर ईयर का कॉस्ट रहता है, या फिर अगर 15 के एम्ब्रियो हैं तो हम उसको 25 to 30,000 में पर ईयर
रख लेते हैं। 30,000 मैक्सिमम हो गया पर एक मतलब ये साल तो का। कंपैरेटिवली और जगह से कम है। हाँ, मैंने काफी बहुत लोगों से कम सुना है है। कि कई लोग तो 1.5 लाख रुपए लेते हैं एक साल हाँ, के। तो अगर आप 30,000 देख रहे हैं, 25,000 देख रहे हैं, तो आप पर महीने का 2,000 हाँ, लेकिन उस तरीके से ब्रेक लेकिन करके जब आप देखिए। एग फ्रीजिंग कर रहे हैं, मेल का तो क्या है, स्पर्म तो उसका एकदम नहीं आ जाता है, उसमें तो कोई प्रोसेस होता ही नहीं है ज्यादा हम्म बड़ा। लेकिन एग फ्रीजिंग के लिए तो आपको हार्मोनल इंजेक्शन लगाने पड़ते हम्म होंगे, तो उसकी कॉस्टिंग मिला के तो ज्यादा हो जाती होगी। हाँ, ये सिर्फ हम एग प्रिजर्वेशन मतलब हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हाँ, हैं। एक एग फ्रीजिंग पूरा साइकिल के लिए ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 लाख का खर्चा रहता है। क्योंकि वही पूरा आईवीएफ वाला स्टार्टिंग का ये प्रोसीजर सारे होता है। हमें हार्मोन, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम एग्स निकाल पाएं और उनको हाँ, उसकी सेफ्टी के लिए रख सकें। और स्पर्म फ्रीजिंग का क्या कॉस्टिंग होती है? 5-10,000, दैट्स इट। अच्छा, वो और उसको कितने टाइम तक? उसको भी आप कभी तक भी रख सकते हैं। रिन्यूअल चार्जेस होते हैं जो पर हर ईयर। इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट हो सकते हैं। तो स्पर्म की वजह से एक चीज और पूछता हूँ, जो थोड़ी हर डॉक्टर का या मैं हर हेल्थ एक्सपर्ट का अलग अलग ओपिनियन होता है इसके बारे में। क्या मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम होता है? नो नो, नॉट एट ऑल, इट्स अ मिथ। लड़कियां भी आके पूछती हैं कि आप आईवीएफ करके मेरे एग्स निकाल दोगे तो मेरे एग्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो लड़के मैस्टरबेट नहीं भी करते हैं उनका नाइट फॉल्स होते हैं। इट्स अ हाँ। नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ऐसे जिन लड़कियों की आईवीएफ नहीं भी कर रहे हैं, हर मंथ 9 to 10 एग्स ओवरी जो है रिलीज करती है इनटू एक्टिव सर्कुलेशन, जिसमें कि एक एग ही बड़ा होके मैच्योर होता है, बाकी के 8-9 एग्स खत्म हो जाते हैं, दे डाई, दे आर नॉट गोइंग बैक इनटू द ओवरी। तो आईवीएफ क्या कर रहा है कि वो वैसे भी तो खत्म हो रही है, तो हम हार्मोन के इंजेक्शन लगा के उनको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके। सो एक बार ये ओवरी ने या टेस्टिस ने रिलीज कर दिया, वो तो रिलीज हो ही गया है। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि मास्टरबेशन करना हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। उनकी डिग्रीज चेक करिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। Sorry, sir, it's not scientifically correct. It's wrong. It's very healthy for any male, any boy. लेकिन मैम हर चीज नुकसान तो देती है ना एक हद के बाद। Excessive, like I said, excessive. So why? That is what those are lifestyle things. Excessive आप कुछ भी करोगे will harm you. क्योंकि मैम बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि लोग पॉडकास्ट में पूछने से शर्माते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो पूरी दी जाए। तो मेल्स के मास्टरबेशन की तो सभी बात करते हैं, लेकिन जब ये जनरेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है तो फीमेल्स में भी मास्टरबेशन बहुत कॉमन हो गया है। बहुत से टॉयज आ रहे हैं जिसका लोग यूज करते हैं, तो क्या फीमेल में भी मास्टरबेशन नुकसान दे सकता है? Masturbation is a very healthy, let's say, process. It's not at all unhealthy. It's natural. We have been put into social caste that we can't talk about it. ईश्वर ने हम में से किसी को भी इस तरीके से बनाकर नहीं भेजा था। It's not at all wrong. It's not causing any harm to you. Excess of it कि आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप obsessed हो गए हैं, आपकी work capacity decrease हो रही है, that is what is harmful. वैसे भी एक्सेसिव तो हर चीज का नुकसान Excess ही किसी करेगा। भी चीज की, like I said, is bad. So it is healthy when it is done mindfully. मैम, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि काउंसलिंग भी आप लोग करते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। कितना जरूरी है आईवीएफ कराने से पहले उस लेडी की काउंसलिंग, या दोनों कपल की काउंसलिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है। कपल काउंसलिंग ही होनी चाहिए। कभी कभी फैमिली की काउंसलिंग भी हमको करनी पड़ती है। फैमिली की बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सो हम भी करते हैं, ठीक है, हम मेडिकल पार्ट समझाते हैं, प्लस हमारे क्लिनिक्स पे एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठती हैं, वो इन्हीं इश्यूज को ही एड्रेस करती हैं जो सोसाइटल या सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स इतना कुछ अपने बारे में, इन साइकोलॉजिस्ट दे आर ट्रेन पीपल, उनका काम है कि लोगों की वो चीज़ें जो इनहिबिटेड हैं वो उनसे वो बात करना, उसके लिए रिलैक्सेशन देना उनका। सो इट रियली हेल्प्स डेफिनेटली। हमारी सोसाइटी में ना एक सोच है कि मर्द में तो कोई कमी होती नहीं है, सारी कमी औरतों की होती है। आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिर्फ 30% चांसेस होते हैं कि फीमेल की वजह से प्रॉब्लम हो, और ऐसा रिसर्चेस भी कहती हैं कि यही कारण है कि 30% ही फीमेल रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी कारण मेंस के होते हैं। हो सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास जब ऐसे केसेस आते हैं तो मतलब आपके पास भी क्या ऐसे केसेस आते हैं जिनमें वो कहते तो हैं फीमेल के लिए कि इनकी टेस्टिंग करो, सब करो, लेकिन बाद में मेल की टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि भाई असली वजह तो यही था? अगेन देखो, ऐसे आते हैं, हम इस टाइप की
टर्मिनोलॉजी यूज करने से कतराते हैं हाँ। कि ये इसकी वजह से था या इसकी वजह से था। लाइक ये एक साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, ब्लेम ब्लेम नहीं मत करना। करो। It's like you came as a couple, your problem is as a couple, your solution will also be as a couple. ठीक है, so we do not talk like this कि इसकी गलती की वजह से। हाँ, acceptance मेल्स में काफी कम होती है मैम। थोड़ा कम होती है। अभी तो काफी आगे आ गए हैं हम, हमारी आजकल की सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इन लेडीज भी जिनको हम बताते थे कि आपको डोनर की जरूरत है, एकदम से कोई भी थ्रिल नहीं हो जाता। इट इज ह्यूमन नेचर। पहले दिन तो आप कोई इस टाइप की किसी को भी कोई प्रॉब्लम बताओगे तो पहले दिन तो हर किसी की जमीन खिसकती है। हाँ। ठीक है, बट देन हाँ, एक्सेप्टेंस लेडीज में थोड़ी जल्दी आ जाती है, पर मेन में भी आती है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत स्टॉन्च बने रहते हैं, ज्यादातर लोग हम उनसे बात करते हैं। It is about how you approach, how you talk to them, how you make them understand, give them the bigger view. Life is not only आप और बच्चा, life is so much more. So we see acceptance eventually. आपको क्या लगता है आपके अब तक के मेडिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि सोसाइटी में क्या चेंज आने की जरूरत है? एक्सेप्टेंस तो डेफिनेटली, और मिथ्स को कवर करो, हटाओ, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखो, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू वेल इन्फॉर्म्ड रहो। डोंट डाइजेस्ट एवरीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग ऑन द इंटरनेट। उसको वेरीफाई करने की आदत डालो, दिमाग को ओपन रखो, दिमाग को इंक्विजिटिव रखो। एंड आई गेस इफ अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन कैन बी वेल आर्म्ड पर्सन। तो आपने अपने पूरे मेडिकल करियर में सबसे बड़ा मिथ क्या सुना है फर्टिलिटी के बारे में या प्रेगनेंसी के बारे में? कि मेरा अपना बच्चा नहीं होएगा, किसी और का डाल देंगे। सो आई गेट वेरी समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अगर आप ही के गमीत से ही काम कर रहे हैं तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगी किसी और का ढूंढ के लेके आने में। सो द आइडिया इज कि आप हमारे पास टाइमली आए। आप प्लीज, आप अगर यहाँ वहाँ जाते रहेंगे और टाइमली हेल्प नहीं लेंगे, आप 40s प्लस में होके ही हमारे पास आएंगे जब आप किसी के भी गमीत काम नहीं करते हैं, देन व्हाट विल वी डू? सो प्लीज टेक टाइमली हेल्प एंड विल बी एबल टू हेल्प यू। तो ऐसा मैंने भी सुना है कि वो लोग कहते हैं आईवीएफ करवाने जाओ तो कई बार बच्चे बदल जाते हैं या तो उसका। that's what I'm saying ना कि भाई यही सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है सर, मेरे को भी कंप्लायंसेस की, लॉ की, मैं भी उतना ही घबराती हूँ, मैं भी उसके लिए उतनी ही माइंडफुल हूँ। अगर आप ही के पास अपने गमीत फंक्शनल हैं तो हम आप ही के गमीत से ही करेंगे, बाहर से नहीं लेंगे। मैम लास्ट के 2 क्वेश्चन। पहला ये कि अगर किसी की लाइफस्टाइल हेल्दी है, अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम से सोते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस बहुत है, तो क्या इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है स्ट्रेस? डेफिनेटली बन सकता है स्ट्रेस। जल्दी उठ के भागना, वर्क का टेंशन रहना, स्ट्रेस से आपकी बॉडी, आपको नींद कैसे आएगी प्रॉपर? आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिसरप्टेड फील करेगी ना। सो डेफिनेटली स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। और मैंने आज तक जितना भी मेडिकल फील्ड के बारे में पढ़ा है तो वहाँ ये कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जो स्ट्रेस की वजह से ना हो सके। हाँ बिल्कुल, वो तो है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा पूरी बॉडी के हार्मोन्स अपने आप चेंज होने लगते हैं। यस, बट वो कहते हैं ना, इट्स इजियर सेड देन डन। हम इन द एंड वी ऑल आर ह्यूमन, भगवान ने हमको बनाया ही ऐसे है। पर डिपेंड ये भी करता है ना कितनी, थोड़ी बहुत तरीके सबको होती है, कैसे मैनेज करना में। दैट इज अ बिहेवियरल थेरेपी, वो आप सीखते हैं। मैम आजकल बहुत छोटी एज में लोग इंटरकोर्स करने लगे हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन बहुत कॉमन हो गया है। हम ये नहीं कह रहे ये सही है या ये गलत है, लेकिन इसी के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है यही एकमात्र प्रोटेक्शन है जिसको वो लेने के लिए सही समझते हैं। अगर लोग ज़्यादातर इनफर्टिलिटी वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो क्या बाद में जाके इसी की वजह से फर्टिलिटी इशू आ सकते हैं और प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है? कोई भी मेडिसिन को आप अब्यूज करोगे वो आपकी बॉडी फ्रेंडली नहीं होएगा। हॉर्मोन्स उसके लिए जिसको चाहिए, जिसकी जरूरत है, उसके लिए लाइफ सेवर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉर्मोन्स को इज्जत नहीं देंगे, उनको अब्यूज करेंगे, जैसे लेना चाहिए वैसे नहीं ले, उनको खाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, उनको छोड़ने का भी एक प्रॉपर तरीका होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको फायदा छोड़ो नुकसान देके जाएंगे। ये बात तो है। मैम लास्ट में
आप ऑडियंस को अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं? टिप्स इज रिस्पेक्ट योर बॉडी। हमारी जनरेशन से कहीं ज़्यादा अच्छी आ रही है जेन जी। वो लोग, मैंने सुना है कि दे आर द फर्स्ट जनरेशन इन डेकेड्स जो अल्कोहल छोड़ रहे हैं, जो कैफीन छोड़ रहे हैं, जो अच्छा खाने में बिलीव करते हैं, सोने जागने में, वो अपने सेल्फ केयर में बिलीव करते हैं। सेल्फ केयर इज़ नॉट बैड। हम लोगों को गिल्टी फील कराया जाता था, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना बुरा नहीं है। अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अपने खान पान के ऊपर। नो योर बाउंड्रीज। मेरी बॉडी इतना ही कर सकती है, इतना ही करूँगा। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। लेकिन अगर ईश्वर ना करे आपके ऊपर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ ही गई है, तो उसे शक कभी नहीं करें, क्योंकि आपकी आंख बंद करने से वो चली नहीं जाएगी। टाइमली एडवाइस एक अच्छे डॉक्टर की रिसर्च करके ज़रूर से लें और सही टाइम पे इलाज कराएं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। हम काफी सारे मिथ्स को क्लियर कर पाए होंगे। मतलब लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे भी बहुत सारे क्लियर हुए हैं, क्योंकि अगर मुझे लगता है मेरे हो गए तो जो ऑडियंस मेरी है शायद उसके भी होंगे। और मतलब मैंने थोड़ी कोशिश की है कि ओपनली बात करके लोगों में जो डाउट्स है या जो भी भ्रांतियां हमारे समाज में है वो दूर हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये टॉपिक ही ऐसा है मैम, बात ही नहीं होती है। बात ही नहीं होती है। मतलब यही अगर तो आपके problem कोई है, बात फ्रेंड्स ही है नहीं आप उनसे भी बात करने के लिए शर्माते हो। घर में तो होती नहीं है। होती। Yes, तो और ना ही हमारे स्कूल्स में होती है। Yes. बस हमारे स्कूल में तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर को yes, I know. पेड़ पौधे और फूलों का पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। Yes, correct. तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को काफी कुछ जानने को मिला होगा आईवीएफ के बारे में ही, और उन्हें यह भी पता होगा कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन वो सर्च कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, मोस्टली जगह बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सेंसेशन पैदा करने के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन गलत दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते प्रॉब्लम मिल जाती है। Correct. तो इसलिए लोग अवेयर भी होंगे और आपकी वीडियो के बाद उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि जब मैम के पास ऐसे ऐसे लोग आके कंसीव कर सकते Yes. हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल, आई होप सो। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु।